मॉर्निंग एवरीवन। देखो बच्चों, हम लोग जो बात कर रहे थे वो सॉलिड और लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल कर लिया है। अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। उनसे जुड़ा कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आज एक बार बता देना कि लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल हम लोगों ने कर लिया था या नहीं, ठीक है। चीज़ एक बार बता देना मुझे, ठीक है। आगे हम आज लिए चलते हैं गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल की तरफ। गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल में हमें याद है शायद हम लोगों ने दो चीज़ें कर ली थी। एक कर लिया था बायोगैस और बायोफ्यूल कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल। ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल। ओके, सो यहाँ पे बात करेंगे गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल। ओके, गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल। गैसियस नेचर ऑफ फ्यूल में हम लोग एक्चुअल में सीएनजी देख रहे थे, शायद आपको पता होगा। मीथेन सोर्सेज हम कर रहे थे। ओके, मीथेन सोर्सेज हम कर रहे थे और मीथेन सोर्सेज में हम लोगों ने बायोगैस बायो टॉयलेट कर लिया था। ओके, ये टॉपिक जो था बायोगैस और बायो टॉयलेट वाला, ये हमने कवर कर लिया था। ओके, सो बायोगैस और बायो टॉयलेट। बायोगैस बायो टॉयलेट के बाद जो अगला था उसका नाम था कोल बेड मीथेन। उसका नाम था कोल बेड मीथेन। गॉट इट, कोल बेड मीथेन। उसके बाद है क्लैथरेट्स। क्लैथरेट्स जिसको आप गैस हाइड्रेट्स या मीथेन हाइड्रेट्स भी कहते हैं। उसको आप गैस हाइड्रेट्स या मीथेन हाइड्रेट्स भी कहते हैं, या मीथेन हाइड्रेट्स भी कहते हैं। और अगला जो था जिससे हम कहते हैं सेल गैस, है ना। अगला जिसे हम कहते हैं सेल गैस। तो ये इतनी सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है एक ही जगह। ओके, सारी चीजें आपको जाननी है एक ही जगह, जहाँ पे हमने बायोगैस और बायो टॉयलेट कर लिया था। गॉट इट, ये पूरा हो गया। और यहाँ मैंने बोला था कि बायो टॉयलेट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, वो भी ध्यान रखना। ओके, ओके, ये हम लोगों ने कर लिया। अब हम चलते हैं कोल बेड मीथेन की तरफ। कोल बेड मीथेन, देखो ऐसा है, ये खुद ही नाम से कह रहा है ऐसा मीथेन जो कोयले की बेड में मिलता है। जहाँ पे कोल माइंस होते हैं ना, जहाँ से हम कोयला वगैरह निकालते हैं, वहां पर ऑलरेडी ये मीथेन होता है। तो इस मीथेन को भी हम यूज कर सकते हैं। ये भी एक नेचुरल मीथेन है जो कोयले की खानों में मिलता है। इट्स अ कोल बेड मीथेन, ध्यान रखना। कोयले की खानों में मिलता है, दैट इज अ कोल बेड मीथेन, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये याद रखना कि कोल बेड मीथेन इज ऑल्सो द काइंड ऑफ मीथेन, ओके, जो कि नेचुरली कोल बेड के अंदर मिलता है, ठीक है। कोल बेड के अंदर मिलता है। तो इनमें कुछ और जानने की जरूरत नहीं। और सुनो, इसकी भारत जो है वो बहुत पहले से इसका एक्सप्लोरेशन कर रहा है। इसको हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक्चुअल में क्लैथरेट्स, गैस हाइड्रेट्स या मीथेन हाइड्रेट्स। याद रखना, आपके पेपर में अल्टरनेटिव नाम बहुत आते हैं। अल्टरनेटिव नाम का मतलब हो गया कभी मीथेन हाइड्रेट्स, कभी गैस हाइड्रेट, इस तरह के नाम वो पूछते हैं। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। कभी वो लाइफाई पूछते हैं, कभी उसी का दूसरा नाम विजिबल लाइट कम्युनिकेशन पूछते हैं, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अल्टरनेटिव नेम आपके पेपर में एज अ क्वेश्चन हो जाते हैं और यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं क्लैथरेट्स या गैस हाइड्रेट्स की तरफ, ठीक है। पता है, ये जो क्लैथरेट्स या गैस हाइड्रेट्स होते हैं, ये एक्चुअल में क्लैथरेट्स जो है वो गैस हाइड्रेट का केमिकल नेम है। ओके, सो व्हाट अबाउट द केमिकल नेम ऑफ गैस हाइड्रेट्स, वो आपका क्लैथरेट्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बता दूं, ये जो क्लैथरेट्स वगैरह ना, गैस हाइड्रेट्स, ओके, इनमें जो होता है दे आर ऑल्सो मीथेन गैसेस। ये भी मीथेन गैसेस ही है। दे आर ऑल्सो मीथेन सोर्सेस, है ना। ये भी मीथेन सोर्सेस ही हैं। सो दे आर ऑल्सो मीथेन सोर्सेस, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एक तरह के मीथेन सोर्सेस ही हैं, ठीक है। और ये मीथेन सोर्सेज जो हैं, जो है वो क्या है, जरा बताता हूँ क्लैथरेट्स के बारे में। सबसे पहले इनको पता है कहाँ देखा गया, पोलर एरियाज में देखा गया। पोलर रीजन मतलब आप समझते हो, जैसे आर्कटिक अंटार्कटिक वगैरह जो एरिया है ना, वहाँ सबसे पहले इस हाइड्रेट्स गैस हाइड्रेट्स को देखा गया, जिनमें क्या था, जिनमें मीथेन गैसेस थे। तो मीथेन गैसेस को हम लोगों ने पोलर रीजन्स में देखा है फर्स्ट टाइम। ऐसा कहते हैं लगभग 5% मीथेन आपको पोलर एरियाज में अवेलेबल है, जो चारों तरफ से आइस क्रिस्टल से घिरे हुए हैं। डेफिनेटली पोलर एरियाज में चारों तरफ आइस ही आइस है, ठीक है। ये ऐसे मीथेन है जो लगभग 5% ऑफ मीथेन जो होता है
वहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये 5% जो मीथेन है ये पूरी दुनिया के 5% जिस तरह के मीथेन होते हैं वो यहीं पे अवेलेबल है। ओके, और इनके चारों तरफ जो है वो क्या है, वो आइस क्रिस्टल्स हैं। ओके, आइस क्रिस्टल्स हैं। ओके, और लगभग 95% इस तरह के जो मीथेन है वो ओशन बेड में अवेलेबल है। दे आर अवेलेबल इन ओशन बेड। लगभग 95% जो है वो ओशन बेड में अवेलेबल है। तो अप्रॉक्स 5% जो है वो पोलर रीजन में है, और अप्रॉक्स 95% जो है वो ओशन बेड में अवेलेबल है। ये मीथेन गैसेस याद रखना। अब ये मीथेन आए कहाँ से? वेरी सिंपल, दे आर फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल का मतलब होता है पहले कभी किसी जमाने में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी रही होंगी। वो डाइवर्सिटी क्या होगी? जमीन के नीचे डंप कर गई, और डंप करने के बाद हजारों लाखों सालों में धीरे धीरे ये अच्छे खासे प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और वही फॉसिल फ्यूल है जो आप यहाँ देख रहे हैं ओशन बेड के अंदर 95% यहाँ पे अवेलेबल है। ये 95% जो ओशन बेड के अंदर अवेलेबल है ना, वो वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ घिरा हुआ है। वो वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ घिरा हुआ है। सो दे आर सराउंडेड बाय हेवियर वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, सो दे आर सराउंडेड बाय हेवियर वाटर मॉलिक्यूल्स। वो वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ घिरा हुआ है। तो 5% अराउंड आइस क्रिस्टल्स यहाँ पर मीथेन है, और 5% ओशन बेड में है। जैसे मान लो ये ओशन का बेड है नीचे, और ये मीथेन अवेलेबल है। दिस इज सराउंडेड बाय हेवियर वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये ऊपर जो है वाटर का टेप वाटर लेयर है। ठीक है, ये है पूरा का पूरा ऊपर का वाटर का लेयर। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, ये चीज है ऊपर का पूरा लेयर। ओके, सो ये हो गया पूरा का पूरा। तो ये मीथेन हो गया, और ये चारों तरफ हेवियर वाटर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा खासा रिजर्व है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो अप्रॉक्स इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ मीथेन रिजर्व्स। लिखना जरा, लिखो, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मीथेन रिजर्व्स, राइट? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मीथेन रिजर्व्स। It is also a type of methane reserves. Firstly identified in polar areas. Firstly identified in polar areas. So firstly identified in polar areas. Okay, so firstly identified in polar areas. फिर लिखो approx 5%, approx 5%, approx 5% clathrates are reported, right? Approx 5% clathrates are reported. Approx 5% clathrates are reported in polar areas, and 95% in ocean bed, and 95% in ocean bed, and 95% in ocean bed, and 95% in ocean bed. ठीक है, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर गाइज, ये जो मीथेन है ना, चाहे वो ओशन या आइस क्रिस्टल में हो, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए उसके अंदर फंसे हुए हैं। इन द कमिंग फ्यूचर वी कैन टेक देम आउटसाइड फ्रॉम द रिजर्व्स एंड वी कैन यूज देम एज अ फॉसिल फ्यूल। पता है, ये जो आज जो ये मीथेन्स है ना, जो हम क्लैथरेट्स बोल रहे हैं, दीज आर मोर देन 3 times देन प्रेजेंट नॉन फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट टाइम लिखना, दीज आर मोर देन 3 times, राइट? दीज आर मोर देन 3 times देन प्रेजेंट नॉन फॉसिल फ्यूल्स. So these are more than 3 times than present known fossil fuels. So these are more than 3 times than present known fossil fuels. Okay. So we can use them as a future fuels. These are more than 3 times than present known fossil fuel. ये ध्यान रखना, ठीक है? प्रेजेंट नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है, अगर आज आप कोल देखो, पेट्रोल देखो, डीजल, इन सबसे करीब 3 गुना से ज्यादा है जो ये अवेलेबल है। 3 गुना से ज्यादा है जो अवेलेबल है, ये ध्यान रखना, ठीक है? और एक चीज और लिख लेना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस हाइड्रेट रिजर्व्स, राइट? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस हाइड्रेट रिजर्व्स आर रिपोर्टेड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस हाइड्रेट रिजर्व्स आर रिपोर्टेड in Gulf of Mannar region, India. So world's largest gas hydrate reserves are reported in Gulf of Mannar region, India. Are reported in Gulf of Mannar region, India. So world's largest gas hydrate reserves are reported
इन गल्फ ऑफ मन्नार रीजन इंडिया, इन गल्फ ऑफ मन्नार रीजन इंडिया। ठीक है, तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो गैस हैजर्ड रिजर्व है वो कहाँ है? हमारे इंडिया में, गल्फ ऑफ मन्नार में। तो है ना इंडिया के लिए काफी गुड न्यूज कि कमिंग फ्यूचर में हम इसको यूज कर सकते हैं, और ये 3 गुना से ज्यादा है बच्चा पूरी दुनिया में जो ये गैस हाइड्रेट्स बिछे हुए हैं। ओके, पर एक बात बताऊं, ये गैस हाइड्रेट्स वाले जो मीथेन होते हैं ना, ये जो यहाँ पर हैं, अगर ये बाहर निकल आए ना, अगर यहाँ से, सो दे विल रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली टू कॉज द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। ये मीथेन अगर पानी से बाहर निकल आते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। ओके, ऐसा बोला जाता है अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा, ऊपर का, तो डेफिनेटली पानी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और वाटर बॉडी के अंदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स, वो कहीं ना कहीं टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी का टूटेगा तो ये जो भी मीथेन है ना, ये सीधा बाहर निकल आएगा, और ये मीथेन अगर बाहर आएगा तो ये अच्छा खासा ग्लोबल वार्मिंग गैस होता है, ये ध्यान रखना। और ऐसा कहा जाता है, जो मीथेन है ना, जो यहाँ पे बाहर निकल रहा है, वो यहाँ पर करीब करीब 10 से 20 साल के लिए, है ना, ग्लोबल वार्मिंग कर सकता है, ध्यान रखना। और मीथेन की जो एफिशिएंसी होती है ना, वो भी, मीथेन की जो एफिशिएंसी होती है वो भी आपको बताऊं तो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, मीथेन की एफिशिएंसी भी कार्बन डाइऑक्साइड से काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और करीब ऐसा बोलते हैं 1 to 2 डिकेड्स, यानी 10 से 20 साल तक मीथेन जो होता है वो आपको यहाँ पर दिख जाता है, जो यहीं पर अवेलेबल होता है। ओके एवरीवन, जो आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई। आपके पेपर में जब क्वेश्चन मीथेन पर आया था, उन्होंने कुछ ऑप्शन जो थे इन्वायरमेंट के लिखे थे। आप सबके पास एक और बुक दी गई है जो साइंस अटैक के अलावा है, दैट इज इन्वायरमेंट। वो भी वही बुक है जो मैकग्रा हिल में पब्लिश होती है, और ये वही इन्वायरमेंट की बुक है जिसे 10 इंपॉर्टेंट बुक्स की लिस्ट में रखा गया, जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी में पिछले 2 सालों में रहे हैं, है ना। इंडिया टाइम्स का एक सर्वे हुआ है, उनमें से इन्वायरमेंट की बुक में वही बुक आपको दी गई है जो मैकग्रा हिल से आती है, वही मेरी बुक, जिसको बेस्ट इन्वायरमेंट की बुक, ना तो पीएमएफ ना तो शंकर, यही बुक है जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम रहे हैं पिछले 2 सालों में। तो इस बुक को आप फॉलो जरूर कीजिएगा, इसे मिस मत कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये हो गया आपका मीथेन। तो मेरे ख्याल से दिस मीथेन वाला पार्ट, यू पीपल रिमेंबर इट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और याद रखना मीथेन जो है वो काफी एफिशिएंट है ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए। ओके, और काफी लंबे समय तक वो एनवायरनमेंट में रह सकता है, एटमॉस्फेयर में रह सकता है। ठीक है, और एफिशिएंसी ज्यादा है CO2 के कंपैरिजन में ग्लोबल वार्मिंग करने के लिए, तो अच्छा खासा इससे इफेक्ट होगा, नुकसान होगा, ये चीज ध्यान रखना। अब आपको हम लिए चलते हैं अगले डिस्कशन की तरफ, जिसका नाम है सेल गैस। सो कम हियर इनटू द डिस्कशन ऑफ सेल गैस, कम हियर इनटू द डिस्कशन ऑफ सेल गैस। ओके, अब हम लोग यहाँ बात करते हैं सेल गैस के बारे में। सेल गैस में जरा समझना, यहाँ पर पहले एक बार बताओ, कितनी तरह के रॉक्स होते हैं? अगर आप रॉक्स पे जाओगे तो 3 तरह के रॉक्स होते हैं, जो हर किसी को पता है। कौन कौन से 3 तरह के रॉक्स होते हैं, जरा समझना। ओके, तो रॉक्स कौन कौन से 3 हैं? देखो दोस्त, एक जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक, एक जिसे हम कहते हैं इग्नियस रॉक, दूसरा जिसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और तीसरा जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, तीसरा जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। So there are 3 types of rocks. The one is a igneous rock, second is a sedimentary rock, and third one is a metamorphic rock. Okay, so these are the 3 different types of rocks जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो। पता है, ये जो मेन रॉक्स है ना, इनके सब टाइप्स भी होते हैं, they have their own सब टाइप्स, इनके सब टाइप्स भी होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, समझना। अगर तो मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल में आते हैं मार्बल्स, इन्हीं के एग्जाम्पल में आता है मार्बल्स। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होता है, इन्हीं के एग्जाम्पल्स में आते हैं मार्बल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स भी बहुत तरह के होते हैं, उन्हीं के एक सब टाइप्स में आता है सेल रॉक, सेल रॉक, सेल रॉक। यानी मैं कह सकता हूं कि सेल रॉक इज अ सब टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। ये सेडिमेंट्री रॉक्स का एक सब टाइप है। और पता है, इनमें से अगर किसी रॉक्स के अंदर अगर फॉसिल है, तो कौन सा रॉक है जिसके अंदर फॉसिल पाया जाता है? तो अगर स्कूल टाइम के बुक आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फॉसिल्स आर अवेलेबल इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो फॉसिल फ्यूल किसके अंदर होगा? ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल जो होगा वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही होगा। तो फॉसिल फ्यूल क्या होगा? वो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ही होगा। और पता है, ये जो फ्यूल है
वो ऑयल के फॉर्म में भी है और गैस के फॉर्म में भी है, इसलिए इसको हम लोग सेल ऑयल या सेल गैस कहते हैं। पर यहाँ पर सेल गैस गॉट सो मच पॉपुलैरिटी, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है। लिखो, स्टेटमेंट लिखो, सेल रॉक इज अ सब टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, राइट? सेल रॉक इज अ सब टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, right everyone? Shale rock is a subtype of sedimentary rock. Okay, shale rock is a subtype of sedimentary rocks. Okay, shale rock have presence of fossil fuel, right? Shale rock have a presence of fossil fuel. Shale rock have a presence of fossil fuel. Okay, shale rock have presence of fossil fuel as shale oil and shale gas. As shale oil and shale gas. तो फाइनली आपको यहां तक पहुंचा था कि सेल गैस क्या होते हैं। अब यहां पर आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज अ सेल गैस। ओके, थोड़ा सा आपको और आगे लिए चलते हैं, जरा समझना। ओके, दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल एज सेल ऑयल एंड सेल गैस। ओके, यहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? मैंने अभी बोला सेल गैस जो है वो ज्यादा पॉपुलर है, सेल गैस जो है वो ज्यादा पॉपुलर है। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड लोकेशन ऑफ सेल गैस। सो वर्ल्ड वाइड रिजर्व्स की बात कर लेते हैं। अगर हम सेल गैस रिजर्व्स की बात करें पूरी दुनिया में, पता है इसकी रैंकिंग में बात कर लेते हैं, रैंक्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा सेल गैस पूरी दुनिया में कहीं है, सो दैट इज चाइना। आप बाबर यूएस बोलते हैं, लेकिन नंबर 1 पर चाइना है दोस्त। ओके, नंबर 1 इज चाइना। नंबर 2 जो है वो है अर्जेंटीना। नंबर 3 जो है वो है अल्जीरिया। नंबर 4 जो है वो है यूएस। तो ये 4 दुनिया के कंट्रीज हैं जहां पर पाया जाता है। ओके, सो ये दुनिया के 4 वो कंट्रीज हैं जहां पर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, वहीं पर अगर हम इंडिया की बात करें तो ध्यान रखिएगा, है ना, ये पहला रैंक है, दूसरा रैंक है, तीसरा रैंक है, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां इंपॉर्टेंट नहीं है, 11वीं रैंक है हमारी इंडिया की। तो रिजर्व वाइज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया स्टैंड 11th पोजीशन इन द वर्ल्ड। सो भारत, अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो भारत जो आता है वो 11वें नंबर पर आता है, ठीक है। तो वी आर स्टैंडिंग एट द 11th पोजीशन इन द वर्ल्ड, ये ध्यान रखना। ओके, सो हम 11वें नंबर पर आते हैं और आगे आपको लिए चलते हैं। ये तो वर्ल्ड वाइड रिजर्व हुआ। पता है सेल गैस को एक्सप्लोर करने की कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो डेवलप की गई हैं। एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सेल गैस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, सेल गैस को एक्सप्लोर करने की 2 टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया में डेवलप हुई है। एक जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, द वन दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, और दूसरा जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग। ये दीज आर द 2 टेक्नोलॉजी दैट डज डेवलप वर्ल्ड वाइड, ध्यान रखिएगा। ये 2 टेक्नोलॉजी हैं जो पूरी दुनिया में डेवलप हुई है, द वन जिसको हम हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कहते हैं और दूसरा जिसे हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कहते हैं। ये वो 2 टेक्नोलॉजी हैं जो दुनिया में डेवलप की गई हैं, कहाँ? सेल गैस को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी जहां पर रिजर्व में ये चीजें पाई जाती हैं वहां से निकालने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी है जो डेवलप की गई। वैसे आपको बताऊं तो हमारे इंडिया में जो सेल गैस है ना, इट वाज रिपोर्टेड इन 2010 2011। इसमें रिलायंस की जो कंपनी है ना, उसने काफी काम किया था। सो रिलायंस कंपनी हेल्प टू इंडिया 2010-2011 फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल गैस। ओके, हाँ, नॉट एक्सप्लोरेशन, फॉर द डिटेक्शन, सॉरी, है ना। इंडिया में सबसे पहले डिटेक्ट कब हुआ था? इंडिया में सेल गैस के बारे में पता चला था 2010-2011 में। रिलायंस कंपनी जो थी उन्होंने ही ढूंढा था अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सेल गैस रिजर्व्स इन इंडिया, ठीक है।
अब आप पूछोगे तो सर क्या हम इंडिया में इसका एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो एक लाइन में लिख लो, वी हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरेशन ऑफ शेल गैस, एक लाइन में लिख सकते हो। ओके, इन 2010-2011 Reliance company has detected the presence of shale gas. In 2010-2011 Reliance company has detected in 2010-2011 Reliance company has detected in 2010-2011 Reliance company has detected presence of shale gas in India. Presence of shale gas in India. So 2010-2011 Reliance company has detected presence of shale gas in India. Okay, वहीं लिख लो, we have started the exploration of shale gas. लिखो, we have started exploration of shale gas. So we have started exploration of shale gas. So we have started exploration of shale gas, but not technically sound. But not technically sound. So we have started exploration of shale gas, but we are not technically sound. यानी हमने इस गैस को निकालना तो शुरू कर दिया है, पर हम उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी वाले कंट्री अभी नहीं है कि हमारे पास हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जैसी टेक्नोलॉजी। वो अलग बात है कि छोटे लेवल पर हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं पूरे भारत में। ओके, ध्यान रखिएगा। सो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे चल रही है। ओके, सो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग एंड हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर चल रही है, ध्यान रखिएगा। और आगे आपको लिए चलते हैं, ठीक है। इंडिया में अगर हम शेल गैस रिजर्व्स की बात करें, ओके, तो भारत की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है MOPNG। उसने बताया कि इंडिया में 6 ऐसे लोकेशन है जहां पर शेल गैस रिजर्व्स के बारे में पता चला है। सो अगली लाइन लिख लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू MOPNG, अकॉर्डिंग टू MOPNG, पूरा नाम लिख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट नाउ, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, राइट। अकॉर्डिंग टू MOPNG, ब्रैकेट में लिख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, है ना। अकॉर्डिंग टू MOPNG यानी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, टोटल 6 locations are identified. Total 6 locations are identified. 6 locations are identified as shale gas reserves in India. Total 6 locations are identified as a shale gas reserves in India. Total 6 locations are identified as shale gas reserves in India. तो total 6 locations are identified as a shale gas reserves in India. कौन कौन है वो 6 लोकेशंस, जरा देखना, लिखते चलना। पहला जिसको हम कहते हैं कैम्बे बेसिन, अगला है असम अराकन बेसिन, असम अराकन बेसिन, अगला है गोंडवाना रीजन, अगला है इंडो गंगेटिक प्लेन, फिर कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, और एक है जिसे हम कहते हैं कावेरी बेसिन, और एक जिसे हम कहते हैं कावेरी बेसिन। ओके, एक जिसे हम कहते हैं कावेरी बेसिन। तो ये वो 6 लोकेशंस हैं, कैम्बे बेसिन, असम अराकन बेसिन, गोंडवाना रीजन, इंडो गंगेटिक प्लेन, कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड कावेरी बेसिन। सो दीज आर टोटल 6 लोकेशंस। दीज आर टोटल 6 लोकेशंस जो इंडिया में है जहां पर शेल गैस रिजर्व्स हैं। ओके, जहां पर शेल गैस रिजर्व्स हैं। ओके, जहां पर शेल गैस रिजर्व्स हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, ये 6 लोकेशंस हैं।
अच्छा एक बात और बता दूं, यहाँ पर सेल गैस से जुड़ा हुआ जो कि जरूरी है, पता है सेल गैस पे आपके पेपर में 2 से 3 बार क्वेश्चन आए, लास्ट में मैंने बोला भी था सेल गैस आपके पेपर में 2 से 3 बार क्वेश्चन आए हैं। ओके, यहीं पर कुछ चीजें और हैं, जरा ध्यान देना, ठीक है। From ancient history we know that there was use of many metal like iron, gold etc. In which process it is separate metal from ores। देखो मेटल से ओर निकालने के लिए वो सब प्रोसेस होता है, उस पर हम लोग क्यों बात करें, ठीक है ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मेटल को जो ओर से निकालते हैं इसके लिए अलग अलग तरीकों के अलग अलग प्रोसेस होता है, कोई जो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, सॉलिड के फॉर्म में मिलता है, तो एक यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी नहीं है उसको निकालने के लिए, ठीक है। कि मैं आपको ये कोई कॉमन बता दूं, आप बोलोगे सर शीशा को कैसे निकालते हैं, उसके लिए अलग प्रोसेस है ना, बॉक्साइट एल्युमिनियम को कैसे निकालते हैं उसका अलग प्रोसेस है, ठीक है ना। तो इन सब के लिए अलग अलग चीजें हैं, एक यूनिफॉर्म नहीं हो रही है, ठीक है। आप उस पर दिमाग मत लगाइए, उन चीजों पर एक्सप्लोरेशन कैसे करते हैं, एक्सप्लोरेशन तक जो मैंने बोला यहाँ तक बहुत है, गॉट इट। इधर आइएगा, MOPNG यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सेल गैस से जुड़ा हुआ एक प्लांट है जो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्वार। ग्वार को इंग्लिश में हम क्लस्टर बीन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में वी आर कॉलिंग देम एज अ क्लस्टर बीन। तो ग्वार जो है वो क्या है, वो क्लस्टर बीन कहते हैं। पता है ये ऐसा प्लांट होता है जो पल्सेस ग्रुप में आता है, यानी लेग्यूम ग्रुप में आता है। लेग्यूम हम किसको बोलते हैं, पल्सेस ग्रुप के प्लांट को हम लेग्यूम कहते हैं। तो ग्वार जो है वो लेग्यूम या पल्सेस ग्रुप के प्लांट में आता है, ये चीज ध्यान रखना, ओके फाइन। पता है ग्वार जो होता है वो एरिड और सेमिड एरियाज में मिलता है, यानी अगर आप पूरे भारत में देखो तो आपको एरिड और सेमिड एरियाज में ये ग्रो करता हुआ मिल जाएगा। यानी सीधी बात है कि जहाँ पे वाटर कम होता है उनको हम एरिड और सेमिड एरियाज कहते हैं। और इटली भारत में ऐसी जगह जो है वो राजस्थान ही है, जो आप में से हर कोई जानता है। इवन फ्रॉम राजस्थान से लेकर वो पाकिस्तान वाला पूरा जो बेल्ट है ना, इंटायर बेल्ट, वहां पर ग्वार की अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी होती है, वहां पर ग्वार की अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, सो ग्वार की अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी है वहां पर, लेग्यूम और पल्सेस वाली चीज ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मैसिव प्रोडक्टिविटी ऑफ ग्वार इन दैट एरिया, ओके यू शुड नो दिस, ओके यू शुड नो दिस, पहली चीज। दूसरा, यहीं पे मैं आपको एक चीज और बता दूं जो थोड़ा आपको जानना है, ठीक है। ग्वार जो है इसको जनरली फॉडर की तरह यूज किया जाता है। वहाँ के जो कैटल्स होते हैं ना राजस्थान वगैरह में, वो इसको फूड की तरह खाते हैं। और सिर्फ फॉडर ही नहीं है, ये एक तरह का फूड भी है, यानी भोजन की तरह भी इसका यूज किया जाता है। सो इट्स नॉट ओनली फॉडर, इवन वी आल्सो यूज देम एज अ फूड, ओके वी आल्सो यूज देम एज अ फूड। एवरीबॉडी क्लियर, इनको ना हम फूड की तरह भी खाते हैं, ओके वहां पे लोग इनके सीड्स वगैरह को खाते हैं, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, सीड्स वगैरह की तरह खाते हैं। ओके कुछ चीजें और हैं ग्वार के ना, 2 एप्लीकेशन है जो मुझे बताने हैं, जरा सुनना। ग्वार के प्लांट से ना कुछ चीजें निकलती हैं जिसको हम कहते हैं ग्वार गम। ग्वार के पौधे से ग्वार गम निकलता है। इस ग्वार गम का ना 2 यूज होता है, ठीक है, समझना जरा। एक तो ग्वार गम का यूज होता है जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस, देखा था हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, समझना। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग प्रोसेस में जब हम ग्वार को एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ, जहां पे सॉरी सेल गैस को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वहां पर, ठीक है ना, वहां से हमें इनको निकालना होता है, गॉट इट। तो हम क्या करते हैं, हम जो ग्वार है, ग्वार के गम्स को लेकर हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के प्रोसेस में, यानी सेल गैस के एक्सप्लोरेशन में इसकी जरूरत होती थी। आज नहीं, पहले 2014-2015 तक इसका बहुत ज्यादा डिमांड था इंटरनेशनल लेवल पर। यूएस, चाइना, अर्जेंटीना, जहां जहां पर भी सेल गैस एक्सप्लोरेशन चल रहा था, वहां पर वो लोग इंडिया से ग्वारगम की डिमांड करते थे। पर ग्वारगम के साथ एक प्रॉब्लम क्या थी पता है, ग्वारगम जो था इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, ठीक है, कि दिक्कत मत बोलो इसको, तो हम फायदा ही बोल देते हैं, क्योंकि राजस्थान के जो फार्मर थे उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया था, वहां पर अच्छी खासी उनकी इनकम हुई थी इन दैट टाइम जब ग्वारगम उस समय यूज होता था। तो सर आप पहले बात कर रहे हैं, हाँ पहले इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बाद में चलकर इसका ना सिंथेटिक कंपाउंड बन गया। सिंथेटिक का मतलब होता है कुछ केमिकल वेमिकल जो बिल्कुल काम वैसा ही कर रहे थे जैसे कि ग्वारगम काम कर रहा था। तो अल्टीमेटली बाद में चलकर फार्मर्स जो पहले अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे उनकी डिमांड खत्म हो गई। तो इसमें चाहो तो लिख सकते हो, अर्लियर ग्वारगम वाज इन हाई डिमांड,
अर्लियर ग्वारगम वाज इन हाई डिमांड, अर्लियर मैं बोल रहा हूँ मतलब पहले, ये 2014-15 तक की बात कर रहा हूँ, लिख लेना। अर्लियर ग्वारगम वाज इन हाई डिमांड, अर्लियर ग्वारगम वाज इन हाई डिमांड to use in hydraulic fracturing process. So earlier guargum was in high demand to use in hydraulic fracturing process. So earlier guargum was in high demand to use in hydraulic fracturing process. To use in hydraulic fracturing process. But nowadays is synthetic material developed. But nowadays is synthetic material developed. Okay, but nowadays is synthetic material developed. ठीक है ना, लेकिन आज इसका सिंथेटिक मटेरियल जो है वो डेवलप हो गया है। ओके, एक चीज और है यहां पर जो मैं बता दूं, जो कि जरूरी है जरा समझना। ओके, बाद में क्या, इस ग्वारगम का एक और यूज है, जानते हो क्या करते हैं, इसको जब आप किसी फूड आइटम में मिलाते हो, ठीक है, तो फूड आइटम की थिकनेस बढ़ जाती है। ओके, सो इट इंक्रीजेस थिकनेस ऑफ फूड आइटम्स, थिकनेस ऑफ फूड आइटम्स, सो इट इंक्रीजेस द थिकनेस ऑफ फूड आइटम्स। और फूड आइटम की अगर थिकनेस को बढ़ाता है तो उसको मोटा कर लेता है, उससे फूड क्या होता है, काफी टेस्टी हो जाता है। इसके से फूड क्या होता है, वो काफी टेस्टी हो जाता है। ठीक है, जैसे आप किसी दूध में ले लो, वहां मिला लो तो वो टेस्टी हो जाता है। आप किसी टमाटो केचप में मिला लो, वो देखो थोड़ा हैवी टेस्टी हो जाता है। ठीक है, जनरली आइसक्रीम में मिला लो, ये सारी चीजों जो है आपका अच्छा खासा दूध जो होगा उसको खौलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जनरली दूध को जब खौलाते हैं ना, बॉइल करते हैं, तो वो क्या होता है, उसका वाटर निकल जाता है, और वाटर निकल जाने के बाद तो क्या होता है, काफी मोटा हो जाता है। तो जब मोटा हो जाता है तो क्या होता है, वो टेस्टी हो जाता है। ओके, ध्यान रखिए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अच्छा खासे मिल्क को उड़ाकर कम कर देते हैं। तो एक अदर अल्टरनेटिव है जहां पर हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम उसमें मिलाते हैं, उसके बाद यूज में लाते हैं। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना। तो जो भी टमाटो सूप है या फिर केचप है या आइसक्रीम है, इन सारी चीजों में ग्वार का यूज करते हैं। और ग्वार के लिए ये भी बोला गया कि हेल्थ के लिए कुछ भी नुकसानदायक नहीं है। तो एक फायदा यहाँ ये भी है, दे आर नॉट डेंजरस फॉर द हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, हेल्थ के लिए खतरनाक नहीं है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो ये पूरा का पूरा सेल गैस था, और सेल गैस पे जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए A to Z, ध्यान रखना। सो इंडिया में भी सेल गैस के रिजर्व्स हैं, एंड वी स्टार्टेड द 11th पोजीशन इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्व्स। सो रिजर्व के बेसिस पर हम 11वें नंबर पर हैं। आगे लिए चलते हैं आपको अगले कंसेप्ट की तरफ। चलो, अच्छा एक बात देखो, अभी ना हम लोगों ने सारे के सारे फ्यूल कवर कर लिए, चाहे सॉलिड नेचर ऑफ फ्यूल हो, लिक्विड नेचर ऑफ फ्यूल या फिर गैसेस नेचर ऑफ फ्यूल। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, बी पार्ट पर। ए पार्ट हमने फ्यूल कर लिया, बी पार्ट हम चलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। सो बी पार्ट पे हम चलते हैं, दैट इज द रिन्यूएबल एनर्जी। सो बी पार्ट पे चलते हैं, हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, अब देखना रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में पहले तो बता दूं कि इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर मेंस पेपर। तो एक छोटी सी हेडिंग डालो, इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, इंडिया के पास वास्ट पोटेंशियल कैसे रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, पहले इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। क्या है इंडिया हैज वास्ट पोटेंशियल, समझो जरा। ठीक है, पहला तो अगर आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी, आई होप हर किसी को पता है, जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, खत्म होने वाले नहीं है, पोल्यूशन नो है या मिनिमम है, वो सारी चीजें आप जानते हैं। ओके, यहाँ पर पहले हम बात करेंगे हमारे इंडिया में अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है या नहीं है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं।
So India has vast potential for renewable energy. Okay, जरा समझो, India has vast potential for renewable energy. पहली चीज, India is near to equator. देखना, India is near to equator. हमारा जो देश है वो इक्वेटर के काफी करीब है. इंडिया इज नियर टू इक्वेटर. तो पहली चीज हो गई, इंडिया इज नियर टू इक्वेटर. तो हमारा जो देश है वो इक्वेटर के काफी करीब है. और इक्वेटर के करीब होने से क्या फायदा है जरा देखना. इंडिया इज नियर टू इक्वेटर, इससे फायदा क्या है? गुड सोलर इंटेंसिटी. हमारे कंट्री में सोलर इंटेंसिटी अच्छी खासी है. वी हैव गुड सोलर इंटेंसिटी, जो कि पहली बात है. सो नियर टू इक्वेटर के साथ क्या है? वी हैव अ गुड सोलर इंटेंसिटी, जो पहली चीज दिख रही है. सो नियर टू इक्वेटर क्या है? वी हैव अ गुड सोलर इंटेंसिटी. और दूसरा क्या है? मोर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर. अच्छा खासा 365 डेज में से 340 डेज तो हमारे यहाँ सनलाइट अच्छी खासी होती है. सो मोर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट थ्रू आउट ईयर. मोर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट थ्रू आउट ईयर. सो मोर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर. तो ये जो है, ये मैंने आपको बता दिया नियर टू इक्वेटर का क्या फायदा है. सो वी आर नियर टू इक्वेटर, वी आर क्लोज टू इक्वेटर. एक तो ये हो गया, हम इक्वेटर के काफी करीब हैं. सो वी आर नियर टू इक्वेटर. सो गुड सोलर इंटेंसिटी एंड मोर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर, ये पार्ट हो गया. दूसरा, डोमिनेटिंग कोस्टल. तो ये दोनों के दोनों पॉइंट किसके फेवर में हो गए? ओके, दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो सोलर एनर्जी के फेवर में हो गए. ओके, ध्यान रखिएगा. वहीं दूसरी तरफ डोमिनेटिंग कोस्टल एरियाज के बारे में बात कर लेते हैं. देखो ना, हमारे पास अच्छा खासा डोमिनेटिंग कोस्टल एरियाज है हमारे देश में. सो वी हैव अ डोमिनेटिंग कोस्टल एरियाज. पूरा का पूरा ईस्टर्न कोस्ट, पूरा का पूरा वेस्टर्न कोस्ट है ना, पूरा का पूरा भरा हुआ है. 6000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया है जो हमारे कंट्री में ज्यादा कोस्टल एरियाज. ठीक है. और कोस्टल एरियाज का फायदा क्या होता है जरा समझना. सो डोमिनेटिंग कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज का क्या फायदा होता है जरा समझना दोस्त. ओके, डोमिनेटिंग कोस्टल एरियाज में क्या है? देखो, कोस्टल एरिया से फायदा दो होता है. एक, कोस्टल एरियाज में हमारे पास ओशन एनर्जी का अच्छा खासा स्कोप होता है. मतलब टाइडल एनर्जी का, वेव एनर्जी का, सारी चीजें हम लोग बाद में बात करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर ओशन एनर्जी का अच्छा खासा स्कोप है. दैट इज अ फर्स्ट पॉइंट. और सेकंड पॉइंट यहाँ पर क्या होने वाला है? ओशन एनर्जी का अच्छा खासा स्कोप है. इसके अलावा हमारे कंट्री में अगर हम बात करें तो डोमिनेटिंग कोस्टल एरियाज में आपको, अगर आप में से कोई भी बच्चा अगर कोस्टल एरियाज के पास गया होगा तो उसको पता होगा कोस्टल एरियाज में विंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है. कोस्टल एरियाज में विंड की स्पीड जो होती है बहुत ज्यादा होती है, यानी इट हैज अ गुड पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी. ठीक है. ये सारी चीजें आपको क्या दिख रही है? हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है. कैसे आपको, देखो, चीजों को लॉजिकल बनाना है. मैंने आपको पहले ही बोला था पिछले लेक्चर में, चीजों को समझिएगा. मेरी हर पॉइंट पर कहीं भी कोई डाउट हो खट से हाथ उठाइएगा और मैं आपके आंसर्स को साथ साथ लेते चल रहा हूँ. कहीं भी कोई डाउट हो, लेकिन हाँ, जनमेन क्वेरीज हो. अब जैसे किसी बच्चे ने बोला, सर हम किसी भी ओर से मेटल को कैसे अलग करते हैं? कोई जरूरत नहीं है. मेटल एक्सट्रैक्शन कोर से कैसे करते हैं? कोई जरूरत नहीं. ठीक है. क्योंकि हर किसी के लिए मैंने आपको बोला अलग अलग प्रोसेस है. वो मैं डिसाइड कर दूंगा कहाँ पर कितना डिस्कशन करना है. ठीक है, चलेगा. मैं तो बता दूंगा, लेकिन फिर यही बात हो जाएगी उसका क्या लॉजिक है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है. थर्ड पॉइंट देखना, पता है, विंड एनर्जी जनरेशन के लिए मिनिमम स्पीड जो विंड की होनी चाहिए वो 8 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए. यानी मिनिमम स्पीड ऑफ विंड, मिनिमम स्पीड ऑफ विंड, मिनिमम स्पीड ऑफ विंड शुड बी 8 किलोमीटर पर आवर, है ना. मिनिमम स्पीड ऑफ विंड शुड बी 8 किलोमीटर. बट इंडिया में एवरेज कितना है? इंडिया में जो एवरेज है वो 10 to 12 किलोमीटर पर आवर है. तो अच्छा हुआ ना. लिखो, फॉर विंड एनर्जी जनरेशन, फॉर विंड एनर्जी जनरेशन, देखो बच्चों, फॉर विंड एनर्जी जनरेशन मिनिमम स्पीड ऑफ विंड शुड बी 8 किलोमीटर पर आवर. सो फॉर विंड एनर्जी जनरेशन minimum speed of wind should be 8 km per hour. For wind energy generation, minimum speed of wind should be 8 km per hour. But in India, its average, but in India, its average is 10 to 12 km per hour. But in India, its average is how much? 10 to 12 km per hour. Okay, but in India its average is 10 to 12 km per hour.
तो इसका सीधा मतलब होगा कि भारत में अच्छा खासा पोटेंशियल है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, बट इन इंडिया इट्स एवरेज इज 10 to 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। गॉट इट। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट पता है, अर्थ के नीचे नेचुरल हीट अवेलेबल है, और वो हीट जो है कई ऐसी जगह है जहां वो चीजें ऊपर बाहर निकल कर भी आ रही हैं। हम उन हीट को भी यूज कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए, जिसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ऐसे इंडिया में 300 से ज्यादा लोकेशन है, इंडिया में से 300 से ज्यादा लोकेशन है जो अर्थ के अंदर हीट है ना वो बाहर आ रहा है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए। तो अगली चीज लिखो, more than 300 locations of geothermal energy sources. More than 300 locations of geothermal energy sources. So more than 300 locations of geothermal energy sources are also reported in India. तो पूरे इंडिया में 300 से अधिक ऐसे लोकेशंस हैं जहां पर जमीन के अंदर की हीट है जिनको हम लेकर आसानी से पावर जनरेशन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल पावर जनरेशन जिसको हम कहते हैं। ओके, सो जियोथर्मल पावर जिसको हम कहते हैं, सो 300 प्लस लोकेशंस जिसको हम जियोथर्मल पावर कहते हैं। ओके एवरीवन, दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपको लिए चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। गॉट इट। देखो ऐसा है, अगर हम बायोमास की बात करें तो जब पूरी दुनिया की बायोमास की लिस्ट निकलती है ना बायोडाइवर्सिटी की, तो हम हमेशा किसी ना किसी पायदान पर होते हैं, कोई ना कोई पार्ट हमारा होता है, किसी ना किसी रैंकिंग में होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं इंडिया इज अमंग गुड बायोडाइवर्सिटी रैंकिंग नेशन, है ना। लिख लीजिएगा, इंडिया इज अमंग गुड बायोडाइवर्सिटी रैंकिंग नेशंस, है ना। इंडिया इज अमंग गुड बायोडाइवर्सिटी रैंकिंग नेशंस। सो इंडिया इज अमंग गुड बायोडाइवर्सिटी रैंकिंग नेशंस। सो इंडिया इज among good biodiversity ranking nations। अगर इंडिया इज among good biodiversity ranking nation तो इसमें फायदा क्या है पता है? अगर इंडिया गुड बायोडाइवर्सिटी रैंकिंग है तो भाई हमारे पास अच्छा खासा बायोमास का पोटेंशियल हुआ ना, और बायोमास का पोटेंशियल हुआ तो पत्तियों से हम लोग एनर्जी बना सकते हैं। एंड इट हैज अ गुड सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी, राइट। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी। So it is a good source of biomass energy. Okay, it is a good source of biomass energy. तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। So it is a good source of biomass energy. यहाँ पर 2-3 चीजें और हैं जिसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे कंक्लूजन्स में। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे, आपने देख लिया सारे के सारे पॉइंट्स। अभी तक जितने भी पॉइंट्स आपने देखे, यहाँ पर एक बात बता दो, इसका मतलब है कि जितने भी एबव मेंशन पॉइंट है उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशंस है इंडिया का वो खुद रिन्यूएबल एनर्जी के फेवर में है। ठीक है, तो लिखो ऑन द बेसिस ऑफ, लास्ट में कंक्लूजन लिखो लास्ट पैराग्राफ में, ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन डेटा, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन डेटा वी कैन कॉल, ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन डेटा वी कैन कॉल, ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन डेटा वी कैन कॉल that geographical location of India, we can call that geographical location of India is itself in the favor of renewable energy. The geographical location of India is itself in the favor of renewable energy. So we can call that geographical location of India is itself in the favor of renewable energy. तो आपको ये दिख रहा है कि इंडिया के पास अच्छा खासा रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है जो हमारे पास है। ओके, और इसके पीछे क्या लॉजिक है? मैंने आपको बोला था लॉजिक हमेशा ध्यान रखना, दैट इज ऑलवेज अ गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर। ओके, दैट इज ऑलवेज अ गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर, क्योंकि आपके पेपर है क्वेश्चन जो है वो लॉजिकल देते हैं। आपको चाहे मेंस में जाना हो, प्रीलिम्स में जाना हो, इंटरव्यू में जाना हो, इसलिए मेरी किसी भी लाइन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत हाथ रेस कीजिएगा और तुरंत पूछ लीजिएगा। मैंने आपको कल ही बोला था पिछले लेक्चर में, आप अपने लिए आए हैं, मेरे लिए तो बाद में आए हैं। ठीक है, मैं आपके सलेक्शंस की बोलूंगा कि मेरा विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत तो मेरे साथ ही करनी पड़ेगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स आपने देखे, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया इज इटसेल्फ इन द फेवर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीजें आपने देख ली हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। ओके, अगला कंसेप्ट जरा समझना। अब ना हम लोग एक एक एग्जाम्पल को पकड़ेंगे और सबसे पहले हम लोग चलेंगे टुवर्ड्स द सोलर एनर्जी। तो हेडिंग डालो
तो वन एग्जांपल, पर उसके पहले एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा ना एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हेडिंग डालो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, कम हियर। देखो ऐसा है कि आपके मेंस के पेपर में प्रोज और कॉन्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यू शुड बी वेरी क्लियर। ओके, आपके पेपर में एडवांटेज डिसएडवांटेज क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आते हैं, तो ये चीजें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ओके सुनो, होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ओके इधर जरा समझना। ओके सी हियर गाइस। ओके एडवांटेजेस में 3 पॉइंट्स तो आपने कल ही लिख लिए थे। क्या क्या 3 पॉइंट्स लिखा था मैं नहीं बोलूंगा, आप खुद जानते हैं। वी कैन यूज देम अगेन एंड अगेन, इनएग्जॉस्टेबल, नो पोल्यूशन और मिनिमम पोल्यूशन, ये सारी की सारी चीजें हैं जो आप पहले से जानते हैं। ओके ये सारी चीजें हैं जो आप पहले से जानते हैं। ओके चौथी चीज अब मैं आपको बोलता हूं जो चीजें मैंने आपको नहीं बोली। पहली चीज, चौथा ये है, इनका लाइफ स्पैन बहुत लंबा है, लॉन्ग लाइफ स्पैन। इनकी जो एफिशिएंट मतलब स्पैन जो है लाइफ लॉन्ग अच्छा खासा है। एक बार सोलर पैनल लगा दिया, विंड टर्बाइन लगा दिया, 15 साल टेंशन फ्री। 15 ईयर्स तक कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, 15 ईयर्स तक टेंशन। तो वही मैं कह रहा हूँ, दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, बहुत लंबे समय तक आप इसका यूज कर सकते हैं, लॉन्ग लाइफ स्पैन। लॉन्ग लाइफ स्पैन के अलावा और सुनिएगा यहाँ पे जरा, जो कि जरूरी है। ओके लॉन्ग लाइफ स्पैन के अलावा और भी सुनिएगा। ओके सुनो बच्चों, यहाँ पर और क्या करना है लॉन्ग लाइफ स्पैन के अलावा। ओके लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि एक बार आपने लगा दिया 15 साल टेंशन फ्री, तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी इट विल बिकम चीप, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी, on the basis of durability it will become cheap. So on the basis of durability it will become cheap. So durability के बेस पर भी ये सस्ता पड़ जाता है, तो याद रखिएगा on the basis of durability it will become cheap. Okay, so on the basis of durability it will become cheap. ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी के बेस पे ये काफी चीप हो जाता है, चीप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। यहां पर आपको लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है, सो लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड यहां पर, तो ये भी एक तरह से एडवांटेजेस हो गया। आपको यहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह कोई हैवी नहीं होने वाला है, तो लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, तो ये भी लिख लीजिएगा, लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आपको मेंटेनेंस जो होता है वो कम लगता है, सो लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड यहाँ एडवांटेजेस में। ओके तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए। 3 पॉइंट्स मैंने आपको कल बता रखे थे, बाकी 3 पॉइंट्स मैंने और बता रखे। यहाँ स्कोप रखिएगा, कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो आगे फ्यूचर में आपको याद आएंगे या मुझे भी याद आएंगे, मैं आपको डिक्टेट करूंगा, ठीक है, लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे। वहीं अगर हम डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं, ठीक है, डिसएडवांटेज में सबसे पहला तो ये है कि हाई इनिशियल कॉस्ट। इसका हाई इनिशियल कॉस्ट, शुरुआत में इसे लगाओगे पैसा ज्यादा पड़ता है ना, हाई इनिशियल कॉस्ट। इसीलिए सरकारें वगैरह क्या होती हैं, इस पे सब्सिडीज देती हैं, और इन्हीं सब्सिडीज की वजह से ये थोड़ा सा चीप हो जाता है, लोग इसको लेते हैं। ओके सो हाई इनिशियल कॉस्ट। डिपेंडेंसी ऑन वेदर्स, तो यहाँ पर वेदर डिपेंडेंसी होती है, यहाँ पर वेदर डिपेंडेंसी होती है। सो यहाँ पर अगला जिसको हम कहते हैं वेदर डिपेंडेंसी होती है। ओके तो यहाँ पर आपको मिलता है क्या, वेदर पर डिपेंडेंसी होती है, मौसम पर हम निर्भर रहते हैं। सो वेदर डिपेंडेंसी, दैट इज द सेकंड पॉइंट जो यहाँ आता है। थर्ड पॉइंट में आगे बढ़ते हैं, वेदर डिपेंडेंसी के बाद डिसएडवांटेजेस में, है ना, इसकी एफिशिएंसी कम होती है, मतलब जिस हिसाब से पावर जनरेशन हो जाए वो बहुत कम एफिशिएंट होता है पावर जनरेशन, लेस एफिशिएंट फॉर पावर जनरेशन, लेस एफिशिएंट फॉर पावर जनरेशन। तो लेस एफिशिएंट होता है पावर जनरेशन, सो इट इज लेस एफिशिएंट फॉर पावर जनरेशन, सो इट इज लेस एफिशिएंट फॉर पावर जनरेशन। यहाँ पे पावर जनरेशन की क्षमता जो होती है वो कम होती है, तो इट इज अ लेस एफिशिएंट फॉर
पावर जनरेशन। ये भी चीज हो गई जो आपको डिसएडवांटेजेस में आप देख सकते हैं। सो इट इज लेस एफिशिएंट फॉर पावर जनरेशन। और आगे आपको लिए चलते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन यहाँ पे थोड़ा देखना डिसएडवांटेजेस में। एज लेस एफिशिएंट फॉर पावर जनरेशन। ओके, इट टेक्स टाइम इन एनर्जी जनरेशन। इट टेक्स टाइम इन एनर्जी जनरेशन। इट टेक्स टाइम इन एनर्जी जनरेशन। मतलब पावर जनरेशन करने में, है ना, पावर जनरेशन, एनर्जी मतलब पावर जनरेशन, काफी टाइम लगता है। धीरे धीरे सनलाइट आती है, धीरे धीरे बैटरी चार्ज होता है, ये पूरा प्रोसेस बहुत ही स्लो प्रोसेस है। धीरे 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 पावर जनरेशन होता है। बोला ना कि लेस एफिशिएंसी है तो पावर जनरेशन में टाइम लेता है। इट इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इट इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज। अब इसका क्या मतलब होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज का, ये मैं आपको आगे बता दूंगा इसका क्या मतलब है। इट इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज। सो इट इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज। ओके, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। ओके, ये क्या मतलब है ये आपको सोलर एनर्जी में मैं समझा दूंगा। अब ये देखो इतने सारे आपको डिसएडवांटेजेस हैं। एक दो पॉइंट आप रोक के रखना, आगे आपको कुछ और पॉइंट्स मिल जाएंगे तो थोड़ी जगह छोड़ के रखना, स्कोप यहाँ पे भी आपको मिलेगा। लेकिन हाँ, प्रॉपर आपके पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज के पॉइंट्स हैं। अगर यूपीएससी आस्क यू तो एटलीस्ट आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ओके, तो आसानी से यू पीपल कैन राइट दिस आंसर एवरीबॉडी नो। ठीक है, तो आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ओके, सो काइंडली रिमेंबर दिस। और आगे चलते हैं। ओके, सो ये हो गया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे आपकी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ऐसे सबने बहुत ही सेटिस्फैक्टरी आंसर दिया है। ओके, यहाँ पर कोई भी डाउट किसी का भी मैं नहीं देख रहा हूँ आपकी चैट में, तो इसका मतलब कि नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ओके, सो हैव नो डाउट हियर इन दिस केस। ओके, ठीक है। लास्ट वाला वो जो मेडल वाला था वो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके एवरीवन, अब आते हैं सोलर एनर्जी की तरफ। ये हेडिंग सोलर एनर्जी। साथ साथ पूछते रहेगा जहां पे कोई डाउट होगा, क्योंकि बाद में ना आगे बढ़ जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है फिर पीछे आना, क्योंकि रिदम बदल चुका होता है। ओके, सो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं सोलर एनर्जी। आपको पता है जो सन की लाइट हमारे अर्थ पर आती है, जो सन की लाइट हमारे अर्थ पर आती है, कितनी लाइट है जो हमारी अर्थ पर पहुंचती है? आपको पता है अप्रॉक्स 0.1%। अप्रॉक्स 0.1% सोलर रेडिएशन हमारा अर्थ जो है वो रिसीव करता है। ओके फाइन, सो अप्रॉक्स 0.1% सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय आवर अर्थ सरफेस, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और इसी 0.1% सोलर रेडिएशन को हम लोग अलग अलग जगह यूज करते हैं, ठीक है। लिखो अप्रॉक्स 0.1% सोलर रेडिएशन okay, approx 0.1% solar radiation received by our earth surface. देखो received by our earth surface. Okay, received by our earth surface. Those can be utilized, right? Those can be utilized. Those can be utilized in different ways. Those can be utilized in different ways. कौन कौन से ways हैं, कौन कौन से तरीके हैं? जैसे एक तो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, लिखते जाना। तो वन इज अ फोटोसिंथेसिस, वही फोटोसिंथेसिस जो एक नेचुरल प्रोसेस है, जिसकी वजह से प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस। सेकेंड यूटिलाइजेशन है सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल नहीं करते, सोलर एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी।
थर्मल एनर्जी का मतलब होता है बच्चा हीट जनरेशन, सोलर एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट जनरेशन, ठीक है, यहाँ पे हीट जनरेशन होता है। तो सोलर एनर्जी इंटू थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी इंटू हीट जनरेशन, ठीक है, थर्मल एनर्जी। और तीसरा होता है दैट इज फोटोवोल्टाइक्स, तीसरा होता है दैट इज अ फोटोवोल्टाइक। फोटोवोल्टाइक को हम शॉर्ट में कहते हैं दैट इज पीवी, फोटोवोल्टाइक्स को हम शॉर्ट में कहते हैं दैट इज पीवी। सो फोटोवोल्टाइक्स को हम शॉर्ट में कहते हैं दैट इज पीवी। ओके, फोटोवोल्टाइक्स का क्या यूज होता है, शायद आप में से काफी बच्चे जानते हैं। सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी पावर जनरेशन के लिए यहाँ पर यूज होता है। तो सन की एनर्जी को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ये 3 के 3 एप्लीकेशन है, तीनों आप लिख लीजिएगा। तो ये सारे के सारे जो 3 है वो लिख लीजिएगा। ओके, एक काम करो, सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी के ना कुछ एग्जांपल्स लिख लो तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, ये चीजें और एग्जांपल आप क्लियर कर लो। जैसे सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में अगर बात करोगे तो यहाँ पे एक चीज आप ये देख सकते हो, जैसे कि सोलर वाटर हीटर, राइट ऑन सम एग्जांपल्स। जैसे सोलर वाटर हीटर इज वन ऑफ द एग्जांपल। अगला आप देख सकते हैं सोलर एयर हीटर, यानी ब्लोअर टाइप की चीज है, ब्लोअर। आप सोलर कुकर देख सकते हैं, सोलर कुकर। और आप सोलर पॉन्ड भी देख सकते हैं, एंड यू कैन सी सोलर पॉन्ड ऑल्सो। ओके फाइन, ये लिख लेना, सोलर वाटर हीटर, सोलर एयर हीटर, सोलर कुकर एंड सोलर पॉन्ड। ओके, एंड सोलर पॉन्ड, ये सारी चीजें हैं, लिख लीजिए। पता है इनमें सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है दैट इज सोलर वाटर हीटर। यहाँ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है दैट इज द सोलर वाटर हीटर, ध्यान रखना। यह हाईली सक्सेसफुल जो है दैट इज द सोलर वाटर हीटर, एवरीबॉडी रिमेंबर। ओके, सोलर वाटर हीटर। पता है जो सोलर पॉन्ड है, ये सबसे बड़ा जो सोलर पॉन्ड, एशिया का पहला और इंडिया का, एशियाज लार्जेस्ट सोलर पॉन्ड इज इन भुज, अलग से कहीं लिख लेना, एशियाज लार्जेस्ट सोलर पॉन्ड इन भुज, गुजरात। तो जस्ट नोट डाउन, एशियाज लार्जेस्ट सोलर पॉन्ड इन भुज, गुजरात। तो एशिया का पहला है ना, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला। हाइड्रोलिक पावर क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, विश्वजीत जो क्वेश्चन पूछा है। हाइड्रोलिक पावर हाउ डिपेंड ऑन वेदर, आई एम नॉट गेटिंग यू। ओके, सो एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला, एशिया का सबसे बड़ा और एशिया का पहला, भारत का भी पहला हो गया, वो यहीं पर है। ओके, वो यहीं पर है, दैट इज द भुज। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये विश्वजीत आपका क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है मुझे, ठीक है, तो वो एक बार देख लेना क्या आपने पूछा है इस तरह की चीजों में। ओके, अब यहाँ पे जरा चलते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बात करते हैं। सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बात करते हैं, ठीक है। कैसे काम करता है ये तो आपने सबने देखा होगा, रोड के बगल में, रोड साइड देखो आपको ये चीज दिख जाएगी, सड़क के किनारे एक सोलर पैनल होगा, वहां पे एक इलेक्ट्रिसिटी होगी जो चार्ज हो रही होगी, ठीक है। बैटरी होगा जो चार्ज हो रहा होगा, वो चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको एक बात बता दूं, फोटोसिंथेसिस जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस इज एन नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता। और टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी तरह से ह्यूमन मेड है। इसका सीधा मतलब है कि अगर हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं
तो हम सेकेंड और थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां पर ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी बने। टेक्नोलॉजी याद रखना, इट इज इंटायरली डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स। तो टेक्नोलॉजी इज इंटायरली डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, यही है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में ऊपर वाले का कुछ भी किया धरा नहीं है। फोटोसिंथेसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर हम लोग सेकेंड और थर्ड को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो यहाँ हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। ओके एवरीवन, चलेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं सोलर एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। और एक बात और बता दूं, सोलर एनर्जी और थर्मल एनर्जी को यूपीएससी ने एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा है, कॉन्संट्रेटेड सोलर एनर्जी क्या होता है। याद रखना, यही चीज जो है वो कॉन्संट्रेटेड सोलर एनर्जी भी कहलाती है। सनलाइट को एक ही जगह फोकस कर, है ना, सनलाइट को एक ही जगह फोकस कर, उसको हम लोग यूज करते हैं। ओके, उसको हम लोग यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ओके, उसको हम लोग एक ही जगह यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आपको दिख जाएगा इस डिस्कशन में, जो हम आपको दिखाने वाला हूं। जल विद्युत कैसे वाटर चार्ज पर डिपेंड्स करता है, वेदर चार्ज पर। ऐसा है, ओके, 80% केसेस में आपको वेदर डिपेंडेंसी दिख रही है, तो वो चीज नहीं दिखा। लेकिन 10% केसेस में, 5% केसेस में अगर वेदर डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है तो वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो जल विद्युत पे कहीं भी वेदर डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन बाकी केसेस में आपको वेदर डिपेंडेंसी मिल जाती है। ये बताओ, जियोथर्मल एनर्जी में वेदर डिपेंडेंसी होती है क्या? तो जमीन के नीचे आता है, नहीं। लेकिन सोलर पे दिखता है कि नहीं दिखता है? विंड में दिखता है कि नहीं दिखता है? ओशन में कोई वेदर डिपेंडेंसी होती है क्या? नहीं। लेकिन ये बताओ, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज कौन सा हो रहा है? सोलर और विंड हो रहा है। तो जब सोलर और विंड हो रहा है तो ओवरऑल वो हो गया करीब करीब सभी वेदर डिपेंडेंसी मान लो, क्योंकि मैक्सिमम तो यही है। एक दो केस में नहीं आ रहा है तो आप उसी के पीछे पड़ जाएंगे, तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, जहां पर 90% चीज जो सही जा रही है वहां पे आपको नहीं दिख रहा है, जहां पर 10% चीज जो जा रही है वो चीज आपको दिख रहा है, जहां पर वेदर डिपेंडेंसी नहीं दिख रहा है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो मैक्सिमम के केस में है, ऑलवेज के केस में नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब आपको लिए चलते हैं सोलर एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। मैंने अभी आपको बोला था सबसे जो पेट एग्जांपल है वो कौन सा है? सोलर वाटर हीटर। और यहीं पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे फोटोवोल्टाइक्स पर, वही जो सड़कों के किनारे आपने देखा है पावर जनरेशन के लिए। सही दोस्त, आगे बढ़ते हैं। पहले आपको दिखाता हूं सोलर वाटर हीटर कैसे काम करता है, पर उसके पहले मुझे एक चीज बतानी होगी कि जो है ना, जरा समझना, जो कोल होता है जिससे हम पावर जनरेशन करते हैं, कोल बेस्ड पावर जनरेशन कैसे होता है, जरा ये ध्यान देना। ठीक है, हाउ कोल इज यूटिलाइज फॉर पावर जनरेशन, जरा इस चीज को समझना। ओके, सो हाउ कोल इज यूटिलाइज फॉर पावर जनरेशन, जरा देखना। ये है कोल, जरा देखो बच्चों, है ना, ये है आपका कोल, ये हो गया कोल। जब कोल जलता है तो क्या निकलता है? जब कोल जलता है तो हीट निकलता है। यहां पर क्या किया हमने? एक प्रेशर कुकर ले लिया। समझना, इस प्रेशर कुकर के अंदर हमने डाल लिया क्या? वाटर। और जैसे ही हीट इस वाटर के पास आता है, पानी गर्म होता है, पानी बॉयल होता है। और जब पानी बॉयल होता है तो यहां से निकलता है स्टीम, यहां से निकलता है स्टीम। और स्टीम का क्या होता है? स्टीम का होता है प्रेशर। बच्चा है, स्टीम का होता है प्रेशर। यानी सीधे कह सकते हैं जब तक कोल है तब तक स्टीम का प्रेशर है। और जब स्टीम का प्रेशर है तो इस प्रेशर को आप यहां से निकालिए और ले जाकर अब इसको टरबाइन से जोड़ दीजिए। किसके आप जोड़ रहे हैं? टरबाइन से आप जोड़ रहे हैं। इसको आप ले जा रहे हैं और टरबाइन से जोड़ रहे हैं। एक बात बताओ, जब ये प्रेशर आएगा तो टरबाइन क्या करेगा? घूमेगा। और जब टरबाइन घूमेगा इसको क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं बच्चा मैकेनिकल एनर्जी। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। पता है, एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी सीधा मतलब जब तक है कोल तब तक है मैकेनिकल एनर्जी। तो स्टीम के प्रेशर से टरबाइन घूम जाएगा, टरबाइन घूमेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। अब एक काम करो, यहीं बीच में लगा लो डायनमो, यहीं बीच में लगा लो डायनमो या जनरेटर। पता है डायनमो या जनरेटर क्या करेंगे? ये मैकेनिकल एनर्जी को सीधा कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में। और इस तरीके से हम कह सकते हैं जब तक है देश के पास कोयला
तब तक है देश के पास इलेक्ट्रिसिटी। अब समझ में आई बात? अगर कोल क्राइसिस होती है तो पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस होगी। और हाउ मच द इलेक्ट्रिसिटीज आर इंपॉर्टेंट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल गाइस। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस, कंस्ट्रक्शंस, है ना, सब कुछ रुक जाएगा। इवन ये क्लास जो आप देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ पावर सोर्सेस। ये जो कैमरा है, जो बोर्ड है, आप जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इंटरनेट, एवरीथिंग, फॉर दैट पर्पसेस पावर इज रिक्वायर्ड। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कोल से पावर जनरेशन कैसे होता है। धीरे धीरे आप इन चीजों को समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ओके, रुक जाओ, एक क्वेश्चन का जरा आंसर दो। जनरली जो करंट्स हम लोग यूज में लाते हैं वो कितने तरह के होते हैं? सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ करंट्स? तो सीधा आंसर होता है 2 तरह के करंट होते हैं। एक आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, और दूसरा जिसको आपने सुना होगा डीसी, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो करंट कितने तरह के होते हैं? 2 तरह, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन है, ये एसी और डीसी जो करंट होते हैं इसमें से ज्यादा पावरफुल करंट कौन सा होता है? देखो, एसी और डीसी में जो ज्यादा पावरफुल होता है वो एसी होता है। एक काम करते हैं ना, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ना। ये बताओ डीसी करंट हम लोग कहाँ यूज करते हैं? पता है डीसी करंट हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हम लोग बैटरीज में यूज करते हैं। तो सारी बैटरीज में हम डीसी करंट को यूज करते हैं। ओके भाई, तो बैटरीज में डीसी करंट का यूज किया जाता है। एवरीबॉडी क्लियर? बैटरीज में डीसी करंट का यूज किया जाता है। अब जैसे मेरे मोबाइल फोन में ले लो, मेरे लैपटॉप में ले लो, है ना, इन सारी चीजों में जो बैटरीज, गाड़ियों में बैटरीज होती हैं, इन सब में डीसी करंट होता है। यू शुड बी नो गाइस, है ना, बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। और एसी करंट कहाँ होता है? वो जो तारों से इलेक्ट्रिसिटी होकर आपके घरों में आता है ना, हाई टेंशन वायर से, उसमें एसी करंट होता है। और याद रखना, एसी करंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। जो अभी मैं उंगली को लेकर ना प्लग के अंदर घुसा दूं और स्विच को ऑन कर दूं, जो झटका लगेगा ना वो एसी करंट देता है। वहीं पर बैटरी ले जाके टच कर लो हाथ में, कुछ पता ही नहीं चलता। यानी सीधी बात हो गई कि एसी इज मोर पावरफुल। लेकिन एक बात और बता दूं, जो हाई टेंशन वायर से होकर इलेक्ट्रिसिटी आप पे घर पहुंचती है, अगेन रिपीट, जो हाई टेंशन वायर से होकर इलेक्ट्रिसिटी आप पे घर पहुंचती है, ओके, जो हाई टेंशन वायर से होकर इलेक्ट्रिसिटी आप पे घरे पहुंचती है, उसमें अच्छा खासा ट्रांसमिशन लॉस हो जाता है। तकरीबन 20 से 30% के आसपास, 20-30% ट्रांसमिशन लॉसेज इलेक्ट्रिसिटी के इन प्रोसेस में हो जाते हैं। ओके, इन प्रोसेस में हो जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब एक काम करते हैं। आपको पता है जब आपके फादर एक इन्वर्टर खरीदते हैं तो आपके फादर इन्वर्टर के साथ एक बैटरी भी लेते हैं। पता है क्यों लेते हैं? मैं बताता हूँ। एक चीज देखो, जब आपके फादर ने घर में कभी इन्वर्टर खरीदा है, तो मान लो ये एक इन्वर्टर है जो आपके फादर ने परचेज किया है। इन्वर्टर के साथ आपके फादर ने एक बैटरी भी ली है। ये देखो, ये क्या है? दिस इज द बैटरी। ये क्या है? ये एक बैटरी है। ये इन्वर्टर हो गया और ये बैटरी हो गई। सबको पता है, मैंने अभी बोला था, दुनिया में जितनी भी बैटरीज होती है उसमें क्या होते हैं? दे हैव डीसी करंट। तो इस बैटरी के अंदर एक केमिकल होता है और उस केमिकल के अंदर डीसी करंट जो होता है वो स्टोर हो जाता है। सो बैटरी के अंदर एक केमिकल होता है और केमिकल में डीसी जो होता है करंट वो स्टोर हो जाता है। अब एक बात समझना, जो करंट आता है एसी वाला करंट जो हाई टेंशन वायर से आता है, इन्वर्टर उसको कन्वर्ट कर देता है डीसी में और बैटरी फुल हो जाती है। और जैसे ही करंट चला जाता है वैसे ही डीसी वाली बैटरी में जो पावर था, पावर जो डीसी था, वही इन्वर्टर कन्वर्ट करके एसी में घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन कर देता है। तो घर के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन कर देता है। तो यही हुआ एसी इंटू डीसी और डीसी इंटू एसी। सो एसी इंटू डीसी एंड डीसी इंटू एसी, ये है आपका इन्वर्टर का काम, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। सो इन्वर्टर क्या करता है? एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ओके एवरीवन, और आपको लिए चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट क्या है समझना, जानते हो? इस वाले का दोनों का कहीं ना कहीं यूज आने वाला है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, टुकड़ों में बढ़ा रहा हूँ। जानते जब कभी घर में देखा मम्मा को, जब वो वेजिटेबल बनाती तो क्या करती है? पहले ना वो सामान इकट्ठा करती है, अब उस सामान को इकट्ठा करने के बाद उसके बेसिस पर कोई वेजिटेबल प्रिपेयर होता है। एग्जैक्टली मैं भी वही कर रहा था। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल इकट्ठा कर रहा था, यहाँ पे कुछ वेजिटेबल इकट्ठा कर रहा था। अब इन्हीं वेजिटेबल नहीं, मतलब सामान इकट्ठा कर रहा था। अब मैं इन्हीं सामान के दम पर आपको सोलर वाटर हीटर बताता हूँ, यानी सब्जी कैसे बनती है, वेजिटेबल कैसे कुक होते हैं। इधर देखो, मैं आपको लिए चलता हूँ सोलर वाटर हीटर की तरफ, यानी सोलर थर्मल एनर्जी।
यानी सनलाइट का यूज कैसे होता है हीट जनरेशन के लिए, इस पूरे कंसेप्ट को मैं जरा समझाता हूं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना। मान लो ये है एक सोलर वाटर हीटर, जिसमें ये वाला पोर्शन जो है वो है बच्चा एक सोलर कलेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? सोलर कलेक्टर। ये हो गया सोलर कलेक्टर। सोलर कलेक्टर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है जो आप अंदर देख रहे हैं। इसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता है जो कि आप अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ये एक फिलामेंट है। और यहां पर क्या है? यहां पर मैंने क्या किया, एक वाटर टैंक ले लिया। ये क्या है? एक वाटर टैंक है। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, एक थर्मोस्टेट लगा दिया। क्या लगा दिया? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट मतलब एक टेम्परेचर रेगुलेटर लगा दिया, या थर्मो रेगुलेटर आप बोल लो। थर्मोस्टेट जो है यहाँ का टेम्परेचर मैंने तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस फिक्स कर दिया है। कितनी फिक्स किया है? 45 डिग्री सेल्सियस मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है थर्मोस्टेट का टेम्परेचर, ठीक है। अब जरा समझना, ये वाटर टैंक है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, समझते जाना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। और थर्मोस्टेट आप लोगों ने गीजर में भी देखा होगा। गीजर देखा है? गीजर के अंदर भी एक टेम्परेचर जब गर्म हो जाता है पानी का, उसके बाद गीजर जो होता है अपने आप ऑफ हो जाता है। तो मैं वाटर टैंक में कितना टेम्परेचर सेट कर रहा हूँ? मैं वाटर टेम्परेचर में सेट कर रहा हूँ 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। अब जरा देखो होता क्या है। यहां से टैंक से पानी बाहर निकला, ये देखो पानी बाहर निकला, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और ये अंदर आ गया। तो ये हो गया बच्चा आपका आउटलेट जहां से पानी बाहर निकल रहा है। ये हो गया आपका इनलेट। तो ये हो गया दिस इज आउटलेट। व्हाट इज इट? दिस इज आउटलेट। और ये क्या होगा? दिस इज इनलेट। तो पानी इधर से बाहर जा रहा है और पानी इधर से अंदर आ रहा है। तो एक हो गया आउटलेट और दूसरा हो गया इनलेट। ओके, सो एक तरफ हो गया आउटलेट और दूसरी तरफ हो गया इनलेट। और एक काम करते हैं ना, ठीक है, एक काम करते हैं, इसको चारों तरफ ना एक इंसुलेटर से कवर कर देते हैं, क्योंकि ये छत पर चीज लगी होती है, आपके रूफ पे रखा होता है। पता है रूफ पे अगर ये टैंक होगा, ठीक है, तो पानी जो होगा दिन के समय तो गर्म हो गया, रात के समय पता चलेगा ठंडा हो जाएगा, हीट लॉस हो जाएगा। तो बाहर हमने क्या बोला? बाहर हमने लगा दिया इंसुलेटर। व्हाट इज आउटसाइड? आउटसाइड जो है वो है इंसुलेटर लगा हुआ है। तो बाहर की तरफ क्या लगा हुआ है? दिस इज द इंसुलेटर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करो, जानते हो जब ये सन की लाइट इस पर पड़ेगी, यहाँ देखो बच्चों, इधर देखो, ये सन की लाइट जब इस पे पड़ेगी, ये जो सोलर कलेक्टर होता है ना, ये ग्लास का बना एक मटेरियल होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, अंदर फिलामेंट होता है, और नीचे की तरफ जो होता है ना वो पूरा ब्लैक पॉलिश होता है, या पेंटेड बोल सकते हो। जैसे ही सन की लाइट इस पर आती है, ये पूरा हिस्सा गर्म हो जाता है ना, गर्म हो जाता है, और ये पूरा का पूरा गर्म होकर यहाँ पर टेम्परेचर कई 100 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो सोलर कलेक्टर में हीट काफी ज्यादा हो जाती है, डेफिनेटली ये वो टेक्नोलॉजी है। पता है जैसे ही पानी से क्रॉस करता है, ध्यान रखना, जैसे ही पानी से क्रॉस करता है, इस ट्यूब के अंदर से जब पानी बह रहा होता है, वो सारा का सारा हीट सोलर कलेक्टर से इस पाइप के अंदर जो पानी होता है, वाटर होता है, वो रिसीव कर रहा होता है। तो धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर ट्रांसफर होते होते बढ़ रहा होता है, ट्रांसफर होते होते बढ़ रहा होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते आकर ये टैंक के अंदर आके पानी मिल जाता है, और धीरे धीरे टैंक के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने लगता है। जैसे नहीं, आपकी मम्मा ने जब आपको ग्लास में गर्म दूध दिया होगा, तो पानी, उस ग्लास के दूध को गर्म करने के लिए मम्मा ने पानी के मग में उस ग्लास को डाल दिया होगा, और धीरे धीरे ग्लास का जो हीट होगा पानी के मग के पानी में चला गया होगा, और धीरे धीरे टेम्परेचर जो होगा वो मग का कम हो गया होगा, है ना। वही लॉजिक, सॉरी, जो ग्लास का टेम्परेचर होगा कम हो गया होगा, जो कि हीट ट्रांसफर होकर उस मग के पानी में पानी को गर्म कर दिया होगा। एग्जैक्टली वही है कि जब ये गर्म होगा तो ट्यूब्स के अंदर से जो पानी बह रहा होगा उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके उसको गर्म कर देगा। कुछ सर्कुलेशन के बाद पानी यहाँ पर जितना चाहिए था 45 डिग्री, वो मेंटेन कर देगा। और यही पानी फिर कहाँ जाएगा? यही पानी जो होगा बच्चा वो आपके घर होगा, घर के अंदर जाएगा, और आपका जो घर है वहां पर ये पूरा सिस्टम लगा हुआ है। उस पूरे सिस्टम में देख लेना, है ना, ये पूरा का पूरा ये आपका पानी आपके घर के अंदर है, उसको यूज करो। इस तरीके से आपको गर्म पानी मिलता चला जाता है। एक चीज और बताता हूँ, जरा ध्यान रखना। पता है आप एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस टेम्परेचर को जो आपको दिख रहा है ना 45 डिग्री, आप इसको और बढ़ा भी सकते हैं। नहीं चाहिए नहाने के लिए, है ना, नहाने के लिए तो 45 बहुत होता है, आप उसमें भी ठंडा पानी में लाते हैं।
क्योंकि योर बॉडी टेम्परेचर इज 37। अगर 30 डिग्री सेल्सियस का पानी मिल जाए तो यू लिटरली लाइक इट, यू लिटरली लव दिस, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं 45 से ज्यादा कर दूं, मान लो 65 या 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर कर दूं इस टैंक के अंदर, और बिल्कुल जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो टेम्परेचर 100-200 तक चला जाता है, तो यहाँ 55 डिग्री 60 डिग्री कौन सी बड़ी चीज है। तो मैंने मान लो इस टेम्परेचर को 55 to 60 कर दिया, और जब 55 to 60 कर दूंगा बच्चा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? स्टीम फॉर्मेशन। और स्टीम का क्या होता है? प्रेशर। उस स्टीम को लेकर मैंने क्या किया? स्टीम को लेकर मैंने टरबाइन से जोड़ दिया, और जब टरबाइन से जोड़ दिया तो टरबाइन क्या होगा? मूव कर जाएगा, और टरबाइन मूव कर जाएगा तो उससे निकलेगी मैकेनिकल एनर्जी, और उसकी वजह से डायनेमो लगाकर हम जनरेट करेंगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ओके, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इस तरीके से पूरा का पूरा पावर जनरेशन जो है वो होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इस तरीके से पूरा का पूरा पावर जनरेशन भी होता है। तो सर इस हिसाब से तो सोलर वाटर हीटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो गई, जाके देख लेना 2013-14 के आसपास यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा था और काफी लोगों की हालत खराब हो गई थी। एक जनरल क्वेश्चन था, स्टैटिक क्वेश्चन था, दैट वाज अ यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन। देख लो, इसको बना लो, और यहाँ पे कोई डाउट्स है तो पूछ लो। 2-3 मिनट में आपके डाउट्स देख रहा हूं, तब तक इसको फटाफट बना लीजिएगा। जो डाउट होंगे पूछते रहिएगा, उसके आंसर्स भी मैं देता रहूंगा। वो मैं अभी बता दूंगा कि इट्स अ टाइम एनर्जी जनरेशन कैसे टाइम लेता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। और ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड का भी क्वेश्चन मैं आपको आंसर बता दूंगा, थोड़ा रुक जाओ, ये अभी डिस्कशन आगे खुद होने वाला है। ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन मेरे पास आए ना, फिर मैं कह रहा हूं, अगर आगे से तुम लोग अपना नाम क्वेश्चन के नीचे नहीं लिखोगे तो मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा, आगे से ध्यान रखना, ठीक है। Sir, if the fuel itself is flammable, why do we need engine to pump in air and make a air fuel mixture? समझ में नहीं आ रहा है। If the fuel itself is flammable, so why do we need engine to pump in air? क्या है ये make a air fuel, क्या है समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई फ्यूल फ्लेमेबल है तो हम उसको वाई हमें इंजन की जरूरत क्यों है? उस पंप इंजन टू पंप इन एयर, उसको बाहर निकालने के लिए, एंड मेक अ एयर फ्यूल मिक्सचर। तो क्या दिक्कत है? हम क्यों एयर में मिला रहे हैं उसको? हमने तो नहीं कहा कि हम उसको एयर में मिला रहे हैं, हम तो उसको ले जाके कंटेनर में इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसको प्यूरिफाई कर कर हम उसको गाड़ियों में भर रहे हैं। ये कहाँ हो गया भाई? किसने बोला कि जमीन के अंदर का सिगरेट उठा के हवा में डाल दिए छोड़ दिया? अरे फिर हमारे किस काम का रह गया वो? ठीक है, ध्यान रखिए, आगे से मैं किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा ही नहीं, आगे से आप पूछते रह जाइए 1000 बार। ये लास्ट वार्निंग है, समझ आ गया तो ठीक है, नहीं है तो आगे से पूछिएगा, आपको आंसर की रिप्लाई नहीं मिलेगा।
ओके, मैंने समझा दिया। जब भी क्वेश्चन पूछे नीचे अपना नाम लिखिए ताकि लगे कि मैं किसका क्वेश्चन का आंसर कब कहाँ दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसी नाम की इसी पहचान के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस बनने जा रहे हैं। चलिए छोड़िए, आगे से ध्यान रखिएगा किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा अगर नीचे आप अपने क्वेश्चन के नीचे अपना नाम नहीं लिखेंगे। ओके, सो ये मैंने समझा दिया। अब आपको लिए चलते हैं अगला, जिसे हम कहते हैं फोटोवोल्टाइक्स। फोटोवोल्टाइक का मतलब जहां पर हम ये देखो, जहां पर तो ये मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेंट्रेट। अभी देखो कॉन्सेंट्रेटेड सोलर एनर्जी का मतलब क्या है, सारी की सारी सोलर एनर्जी जाकर इकट्ठा होकर टैंक के अंदर पानी में हीट को गर्म कर रही है। और यहाँ कोई चीज और दिख रहा है कि इससे हम पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013-14 में पूछा था, लोगों को हवा नहीं लगा था, जो मैंने अभी आपको सामने बोल दिया है। ओके, और आगे आपको लिए चलते हैं, इधर आओ, हम यहीं पर बात करते हैं, है ना, यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं अबाउट अ फोटोवोल्टाइक्स। फोटोवोल्टाइक वही जो सड़कों के किनारे होते हैं। ठीक है, समझिएगा जरा समझना। मान लो ये एक सोलर पैनल है, ये एक सोलर पैनल है। सोलर पैनल एक लोकल भाषा में हम बोलते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज हम इन्हें पीवी कहते हैं, यानी फोटोवोल्टाइक्स कहते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप फोटोवोल्टाइक्स ही टर्म को यूज कीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। तो इट्स अ फोटोवोल्टाइक समझना। ठीक है, फोटोवोल्टाइक्स में सिलिकॉन के बने फिलामेंट्स होते हैं। किस चीज के बने फिलामेंट होते हैं? सिलिकॉन के बने फिलामेंट होते हैं। तो मैंने SI लिख दिया। सो दे हैव अ सिलिकॉन मेड फिलामेंट्स। और इसको क्या किया, एक लोहे की रॉड से स्टैंड से इसको खड़ा कर दिया है। तो एक लोहे की रॉड जो है स्टैंड है उससे इसको खड़ा कर दिया है। और नीचे आपको यहां पर क्या दिख रहा है, एक बैटरी। क्या है ये एक बैटरी है। व्हाट इज हियर, यहां पर आपको एक बैटरी दिख रही है। ठीक है, अब सुनो होता क्या है, समझाता हूं। पर एक बात आपको और बता दूं, पता है आप लोगों के घर में AC बल्ब भी होता है और DC बल्ब भी होता है। जैसे इस क्लासरूम में जो मैं आपको स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ जितनी भी चीजें ऊपर बल्ब दिख रही है ना, सारी की सारी AC बल्ब है, यानी AC करंट से डायरेक्ट ऑन हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम अपने मोबाइल फोन के टार्च की बात करें तो हमारे मोबाइल फोन में सीधा बैटरी से वो चार्ज हो, वो काम करता है, वो DC बल्ब होता है। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल फोन के अंदर जो टार्च वाली जो बल्ब है वो एक DC बल्ब है? लिटरली आप समझ गए। हम लोग के घरों के अंदर जो सारी इलेक्ट्रिसिटी के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो AC करंट से चलने वाले हैं। अगर आपके पास टार्च है ना, तो वो भी आपका DC बल्ब ही उसमें लगा होता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि AC बल्ब भी मार्केट में अवेलेबल है और DC बल्ब भी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो AC बल्ब भी हैं जो मार्केट में अवेलेबल है और DC बल्ब भी हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, टरबाइन क्रिएट्स हीट, है ना। शिलादित्य का क्वेश्चन है कि सर टरबाइन क्रिएट्स हीट एंड डायनामो क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। एक मिनट, टरबाइन से हीट कहाँ आया भाई, जरा ये देख लो। टरबाइन से हीट कहाँ आ रहा है? टरबाइन से तो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है ना, वो तो डायनामो लगाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी हुआ ना। यहाँ पर हीट नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। यहाँ पे तो मैंने हीट थोड़ी ना लिखा, मैंने मैकेनिकल एनर्जी लिखी है ना। आइएगा अब जरा समझना। ठीक है, शिलादित्य मैंने समझा दिया। ठीक है, डायनामो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है वो मैकेनिकल को कन्वर्ट करके। ठीक है, कभी भी जब भी टरबाइन आएगा तो वहां टरबाइन में आपको मैकेनिकल एनर्जी आएगी, ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं। अब देखो ये कैसे काम करता है। मान लो ये सन की लाइट है, ये देखो, मान लो ये सन की लाइट है। ये जब सन की लाइट है ना इस सोलर पैनल पे या फोटोवोल्टाइक्स पे पड़ता है तो होता क्या है, सोलर पैनल में यहां से जो सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं। यही इलेक्ट्रॉन जाता है और इस बैटरी को चार्ज करता है और इसी बैटरी के अंदर जो DC करंट होता है भरता चला जाए। आपको पता है बैटरी के अंदर एक केमिकल पदार्थ होता है, केमिकल मटेरियल होता है, यानी बैटरी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो एक केमिकल एनर्जी है। बैटरी के अंदर जो एक एनर्जी स्टोर होती है वो एक केमिकल एनर्जी होती है। एवरीबॉडी रिमेंबर दिस। सो बैटरी के अंदर जो एनर्जी होती है वो एक केमिकल एनर्जी होती है। ओके, अब जरा यहां देखना, यहां पर तो आपके पास क्या था, इट वाज अ सोलर एनर्जी। यहां पर क्या था, ये एक सोलर एनर्जी था। सोलर एनर्जी आती है कहां, सोलर एनर्जी आती है केमिकल एनर्जी में, बैटरी के अंदर, आपको पता है। ठीक है, यहां पर आप एक काम करो, स्ट्रीट लाइट है तो DC वाला LED बल्ब लगा दो। DC वाला LED बल्ब लगा दोगे, क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ बैटरी में तो DC करंट ही है ना। जैसे ही लगाओगे, ये जैसे यहाँ पर स्विच है
ऑन और ऑफ का, ये मान लो स्विच है ऑन और ऑफ का। जैसे स्विच ऑन करोगे डीसी बल्ब सीधा जल जाएगा स्ट्रीट लाइट्स के लिए, आप आराम से मूव कर सकते हैं। ओके, आप आसानी से मूव कर सकते हैं। लेकिन यहीं पर जरा समझना, अगर मान लो मैंने अपनी घर के छत पर ये वाला सिस्टम लगाया है, तो आपको पता है घर के अंदर के जो सारे के सारे पावर वाले जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो सारे के सारे एसी करंट से चल रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, आपको समझ में आ चुका है। आप यहाँ पर ले लो इन्वर्टर, एवरीबॉडी नो, आप यहाँ पे ले लो इन्वर्टर, और इन्वर्टर की वजह से डीसी को कर दो कन्वर्ट एसी में, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर आपको मिल गया क्या, यहाँ पर आपको मिल गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ हो गया सोलर एनर्जी, यहाँ हो गया केमिकल एनर्जी, और यहाँ हो गया क्या, यहाँ हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो आयुष, जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना आयुष, ठीक है, आयुष मजूमदार, आपको बता दूं आपका क्वेश्चन यही है कि क्या कोल बेस्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन को हम कमिंग फ्यूचर में पूरा रिन्यूएबल एनर्जी से हटा सकते हैं। रुक जाओ, लास्ट में ये चीज आएगी। कभी आपको पेट्रोल डीजल और एलपीजी सीएनजी अच्छा लगेगा, कभी आपको रिन्यूएबल अच्छा लगेगा, कभी आपको आगे फ्यूल सेल और बैटरी लगेगी, कभी आपको आगे न्यूक्लियर एनर्जी लगेगी। रुक जाओ, ये क्वेश्चन का आंसर सबसे लास्ट में होगा। उसके पहले मुझे आपको और चीजें बतानी पड़ेंगी। अभी तो आपने दो ही चीजें देखी हैं, अभी तो आपने बैटरी और फ्यूल सेल वाली चीजें देखी ही नहीं, एंड अभी आपने तो न्यूक्लियर एनर्जी देखी ही नहीं, तो अभी आपको सिर्फ दो में ही कंपैरिजन करने लगे। आप रुक जाओ, चारों आ जाने दो, फिर बात करेंगे। अभी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मैं तो आंसर दे दूंगा, मुझे तो आगे की दो चीजें और पता है, लेकिन आप पे गेस है तो वो आगे पता ही नहीं है ना। तो कहीं कहीं पर ऐसी जगह होती है जहां पर चुप हो जाना ही होशियारी और समझदारी। वैसे भी ये बात आगे होने वाली है कि सर इतने सारे एनर्जी के एग्जाम्पल बता रहे हैं, किसको हम यूज करें, कौन सा बेहतर होगा, ठीक है। तो वो आंसर आपको अभी नहीं मिलेगा, वो आंसर अभी आपको थोड़ी देर के बाद मिलेगा, और वो दिन आज नहीं है, वो दिन कल या शायद परसों पहुंचेंगे, तब बताएंगे अंत के कंक्लूजन में यहाँ पर क्या है। तो थोड़ा सा आयुष अभी थोड़ा पेशेंस रखो, आपका हो जाएगा बच्चा, टेंशन मत लो। अच्छा एक बात देखो, अभी मैंने आपको रिन्यूएबल एनर्जी में एक डिसएडवांटेज बोला था, क्या, इट टेक्स टाइम इन एनर्जी जनरेशन। हाँ है ना, धीरे धीरे सन की लाइट आएगी, धीरे धीरे बैटरी चार्ज होगा, तो ये एक लेंथी प्रोसेस है। और ये चीज और मैंने आपको डिसएडवांटेज में बोला था, इट इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलवेज। ये देखो, प्राइमरी सोर्स सोलर एनर्जी है, सेकेंडरी सोर्स केमिकल एनर्जी है, टर्शरी सोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो प्राइमरी को पहले सेकेंडरी में कन्वर्ट किया, सेकेंडरी को फिर टर्शरी में कन्वर्ट किया, और फिर ले जाकर हमने इसको यूज में लाया, ठीक है। फिर जाकर हमने इसको यूज में लाया, ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, ये चीज यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो मैंने यही बताया कि, और एक बात बता दूं, जब आप एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, यानी सोलर एनर्जी को जब आप केमिकल में बदलते हैं, यहाँ पर बच्चा लॉस होता है, और जब एक फॉर्म को दूसरे को फिर तीसरे में बदलते हैं इलेक्ट्रिकल में, तो यहाँ फिर लॉस होता है। तो यही चीज हो गई यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस में, मैंने चीज लिखा है, इस फिगर को बना लेना, यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर आगे बात करते हैं। ओके, फिर आगे बात करते हैं। देख लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, सो मैंने आपको यहां तक पूरी चीजें समझा दी हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर कैसे काम करता है, ठीक है, हाउस इन्वर्टर वर्क एज अ ट्रांसफार्मर। देखो, ट्रांसफार्मर का काम दूसरा होता है, ट्रांसफार्मर आपको कंट्रोल करता है पावर सप्लाई को, ठीक है। इन्वर्टर का काम दूसरा होता है, इन्वर्टर इन्वर्ट करने का काम करता है। इन्वर्टर में दो प्रोसेस होते हैं, एक रेक्टिफायर और एक कन्वर्टर। उस पर नहीं जाना है, मैंने सिर्फ आपको समझा दिया सिंपल तरीके से। जब जरूरत है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और जब जरूरत है डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है ना, ठीक है। जगन्नाथ, मैंने आपका आंसर, एक बच्चा है शुभांकर जिसका क्वेश्चन आ रहा है, सर हाउ डू द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज गिव कांस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी, डज दीज जनरेटर्स work continuously, how could they provide constant services without interruptions, are the batteries able to store? नहीं भाई, उनके पास जो होता है वो ग्रिड सिस्टम होता है, वो ग्रिड सिस्टम में ले जाकर पावर को स्टोर कर देते हैं, फिर वहां से आपके घरों में आता है, जो मैं अभी आपको ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में समझाऊंगा। एक बच्चे ने अभी पूछा भी था कि सर व्हाट इज द ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड सिस्टम, मैंने कहा भी था कि वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, ये चीज भी अभी आने वाला है।
आर द बैटरी एबल टू स्टोर सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी? नहीं भाई, बैटरी के पास इतनी एनर्जी नहीं हो सकती है। इसी मुद्दे को लेकर तो थॉमस एडिसन और टेस्ला, इन दोनों में फाइट बहुत चली थी। थॉमस एडिसन एक ऐसा बंदा था, एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने डीसी करंट की खोज की थी, वही डीसी करंट जो आप बैटरीज में यूज करते हैं। और जो टेस्ला था वही बंदा था जिसने एसी करंट के बारे में बताया, एसी करंट बनाया, और वो बहुत ही पावरफुल करंट था। ठीक है ना, जहां जैसे इलेक्ट्रिसिटी वहां। और एक बार बता दूं, एसी करंट से ही इंडस्ट्री चल सकती है, डीसी करंट से नहीं चलता, क्योंकि डीसी करंट बहुत ही पावरफुल नहीं होता है। ठीक है, चलेगा। और वही थॉमस एडिसन जिसने डीसी करंट को इन्वेंट किया था, उस बंदे ने निकोला टेस्ला की ऐसी तैसी की थी, क्योंकि वो नहीं चाहता निकोला टेस्ला उससे आगे निकल जाए। जबकि वही टेस्ला आगे चलकर बहुत ही बड़ा काम जो किया, उसने एसी करंट को बनाया। एसी करंट जो था बहुत ही पावरफुल करंट होता है। ठीक है, आगे ये चीज आएगी। तो बैटरी में इतना करंट स्टोर नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर हमें एसी करंट की जरूरत ही क्या थी। ओके, उससे ज्यादा उसका रख रखाव और काफी खर्चा हो जाएगा, उतनी पावर जनरेशन कैपेसिटी उसकी स्टोरेशन की नहीं होगी। ठीक है, डू वी यूज एनी अदर मेथड टू स्टोर एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोलिटिक? हाइड्रोलिटिक एनर्जी का क्या मतलब है? हाइड्रोलिटिक एनर्जी भी ले जाकर ग्रिड सिस्टम में स्टोर कर दो, और क्या। ठीक है, लेकिन हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इंडिया में लगभग 14% के आसपास होगा, और कोल लगभग 60% के आसपास होगा। रुक जाओ, आपका क्वेश्चन कुछ है ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड से भी जुड़ा हुआ है, जो हम लोग आगे बात करेंगे। ओके, चलिएगा। कैसे सर एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर करने से लॉस होता है? बहुत ही सिंपल रीजन है, मैंने आपको पढ़ाया, आप जाके किसी और बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्या मेरी जो नॉलेज है वो पूरी आपके पास गई? नहीं सर, काफी हद तक आई है, लेकिन पूरी नहीं आई है। और आप किसी को दे रहे होंगे तो आपकी पूरी नॉलेज आगे गई? नहीं सर, कुछ मेरे से आप में लॉस हुआ, आपसे आगे में लॉस होगा, इस तरीके से समझ जाओ। तो मेरा कहने का मतलब, ये तो एक बिहेवियरल एग्जांपल है जो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। टेक्निकल भी ध्यान रखना, साइंटिस्ट का कहना है कि सारी की सारी सन की लाइट बैटरी में कन्वर्ट नहीं होती है, बैटरी की सारी लाइट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं जाती है, क्योंकि कन्वर्जन जब इलेक्ट्रिसिटी होती है एनर्जी का, तो वहां पे भी लॉस होता है। ठीक है, तो मनदीप मैंने भी आपको समझा दिया है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और जो जगन्नाथ का क्वेश्चन था कि सर ट्रांसफार्मर का काम होता है, वो ट्रांसफार्मर आपकी जगह पे लोड पावर सप्लाई उसको मैनेज करने का काम करता है, इसीलिए पावर सप्लाई बहुत तेजी से फ्लक्चुएट नहीं होती है। जिनके घर के आसपास ट्रांसफार्मर नहीं होता, वहां पर लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की समस्या बनी रहती, बल्ब वगैरह जल्दी फ्यूज हो जाते हैं, इस तरह की दिक्कतें भी आती है। तो इनको एक कांस्टेंट तरीके से प्रॉपर पावर सप्लाई के लिए ही ट्रांसफार्मर लाया गया था। चलिए, अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। तो यहां पर मैंने आपको दोनों एनर्जी बताया। अब यहां पर हम चलते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो गिव हेडिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। अब यहीं पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। पता है ना, ये क्वेश्चन आपके मेंस में 2020 में रहा भी है। लास्ट डे व्हेनेवर आई हैव शोन यू द क्वेश्चन पेपर, ये मैंने आपको दिखाया था मेंस 2020 में। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, हाउ सोलर एनर्जी इज बेटर देन कन्वेंशनल एनर्जी, और वहीं उसका दूसरा पार्ट था हाउ सोलर एनर्जी इज बेटर देन कन्वेंशनल एनर्जी। के बाद उसमें एक और पार्ट भी था जो मैंने आपको कल बताया था कि व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन दिस केस। ठीक है, तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है वो भी आपको जानना है। गॉट इट। अब जरा इधर देखना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ध्यान देना, हम लोग सोलर एनर्जी पढ़ रहे हैं, पर सोलर एनर्जी के साथ साथ मैं भी आपको बताऊंगा रिन्यूएबल एनर्जी का भी टारगेट यहीं पर समझा दूंगा। आपके पेपर में रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर टारगेट भी 2015-16 के आसपास मेंस में पूछा गया, वो क्वेश्चन भी आपको मैं दिखा दूंगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लेकर। जो पहला एनर्जी सोर्स जो लाया गया वो था जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन। लिखो, पहला जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन, राइट। द फर्स्ट इनिशिएटिव जो सोलर एनर्जी के लिए लाया गया, फर्स्ट इनिशिएटिव जो सोलर एनर्जी के लिए लाया गया, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन। जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन जो है ये लाया गया 2010 में। ओके, सो जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन ब्रॉट इन 2010। और बताइए जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन का टारगेट क्या था? इसका टारगेट, जवाहरलाल नेहरू का नाम है तो डेफिनेटली यू गाइस नो वेरी वेल, यूपीए गवर्नमेंट की सरकार थी। और यहां पर ये जो टारगेट लाया गया, इसमें ये बोला गया कि भाई ऐसा है 20,000 मेगावाट पावर जनरेशन, या फिर इसी को आप 20 गीगावाट कह सकते हैं, इंडिया स्टार्ट करेगा सोलर एनर्जी की मदद से बाई 2022। ओके, तो ये बोला गया जवाहरलाल नेहरू सोलर एनर्जी मिशन में क्या था, आप जैसा स्क्रीन पे लिखा है ऐसे लिख लो, 20,000 मेगावाट या 20 गीगावाट पावर जनरेशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी
बाई 2022। लिख लेना, with the help of solar energy by 2022. So 20,000 megawatt या 20 gigawatt power generation with the help of solar energy by 2022. Who will achieve? India will achieve. उसके बाद जाकर 2015 में एक नई चीज लाई जाती है जिसका नाम है MNRE। MNRE जो है वो 2015 में कुछ चीजें डिक्लेयर करता है। MNRE का पूरा नाम शायद आप में से काफी लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो लिख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। MNRE का पूरा नाम लिख लेना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, सो MNRE का पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो रिमेंबर दिस, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज अ MNRE। ठीक है, MNRE 2015। क्या है MNRE 2015? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यहां पर पूरे रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट दिया था। कहा जाता है भाई 1,75,000 मेगावाट पावर जनरेशन, जिसको 175 गीगावाट पावर जनरेशन कह सकते हैं, जो है रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव किया जाएगा बाई 2022। तो यहाँ पर सारी चीजों को जोड़कर बोला गया कि इंडिया विल अचीव 175 गीगावाट या 1,75,000 मेगावाट पावर जनरेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2022, जो हम लोग करने वाले हैं। ओके, जो हम लोग करने वाले हैं, ये एक नया टारगेट है जो बनाया गया। और पता है इस पूरे रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या डिसाइड हुआ, सुनना जरा। यहां बोला गया कि भाई इस 175 गीगावाट में 100 गीगावाट जो होगा वो सोलर एनर्जी होगा, 60 गीगावाट जो होगा वो विंड एनर्जी होगा, 10 गीगावाट जो होगा वो होगा बायोमास एनर्जी होगा, वो बायोमास एनर्जी होगा। और यहाँ पर 5 गीगावाट जो होगा बच्चा, वो होगा आपका SHEP। SHEP का मतलब होता है स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। लिख लेना, SHEP का पूरा नाम होता है स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, SHEP। तो सर यहां तो आप सोलर एनर्जी लेके चल रहे थे और यहां पर रिन्यूएबल आ गए। नहीं, आप अभी भी ध्यान दो, मेरा फोकस जो है वो सोलर को ही लेकर है, यानी इसको है। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं आगे चलकर सोलर एनर्जी के टारगेट को यहीं बाई 2022 के लिए बदल दिया गया। डेफिनेटली यहीं बाई 2022 के लिए बदल दिया गया। ओके, यहीं बाई 2022 के लिए बदल दिया गया। एवरीबॉडी रिमेंबर। ओके एवरीवन, अब आप मुझसे ये पूछोगे सर 2022 तक तो है ना समय खत्म हो गया, सर आप तो आज मेरी क्लास 2023 में ले रहे हैं। हाँ तो कोई बात नहीं ना, अब इसका टारगेट आगे फिर बदल दिया गया। क्या बदल गया गया? ये बोला गया कि भाई देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हम अचीव करने वाले हैं, ठीक है 2022 तक, अब 2022 तो खत्म है, अब क्या करेंगे, इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और अब इसी टारगेट को हम लोग क्या करने वाले हैं, बाई 2030 पूरा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, देखना दोस्त, पूरा जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है वो अब कर दिया हमने कितना, 500 गीगावाट जो हम अचीव करेंगे। सो इंडिया विल अचीव अराउंड 500 गीगावाट पावर जनरेशन बाई 2030। So India will achieve 500 gigawatt power generation by 2030 through the help of renewable energy. तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना, through the help of renewable energy हम इतना अचीव करने वाले हैं। Okay, so this is the next target जो हम लोग यहाँ पर अचीव करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और पता है इसीलिए आपके मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा था 2021 या 22 के मेंस के पेपर में, ठीक है, कि भारत का एक टारगेट है कि 50% पावर जनरेशन है ना रिन्यूएबल एनर्जी से इंडिया विल अचीव करेगा बाय 2030। ये आपके पेपर के मेंस में क्वेश्चन रहा है 21 या 22 में, ध्यान रखिएगा। और डेफिनेटली जब हम ये टारगेट अचीव कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये टारगेट इस चीज को पूरा कर ही रहा होगा, ठीक है, पर अभी इसमें टाइम लगना है मित्र, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो चीज मैं बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये दोनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यानी सर आप ये कहना चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जो बाई 2030 तक
है ना, जो पहले 175 गीगावाट थी जिसको हम बढ़ाकर 2030 तक 500 गीगावाट ले जा रहे हैं, जब ये हम अचीव कर रहे होंगे तब जाकर हम 30 तक पूरे इंडिया के पावर जनरेशन का 50% पावर जनरेशन जो होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल होगा। ठीक है, यानी हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ धीरे धीरे उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे हम लोग उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और आगे लिए चलते हैं। सुनो, ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पर सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, वो तो रिन्यूएबल मुझे यहाँ लाना पड़ा। आप में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा सर SHEP का मतलब क्या होता है, सब यहाँ सो रहे हैं। ठीक है, सुनना, यहाँ पर दो टर्म आता है बच्चा, एक आता है SHEP स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और एक टर्म आता है जिसे हम कहते हैं HEP हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसका मतलब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट बड़ा वाला होता है, स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो छोटा वाला होता है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होता है वो बड़ा वाला होता है और स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है वो छोटा वाला होता है। पता है ये किस बेसिस पे डिसाइड किया गया? ये पावर जनरेशन के बेसिस पे डिसाइड किया, यानी कहने का मतलब है अगर 25 मेगावाट तक या उससे कम पावर जनरेशन किसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हो रहा है तो वो स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में लिया जाएगा, और वहीं अगर 25 मेगावाट प्लस अगर है तो मोर देन है तो वो बच्चा बड़ा वाला यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना, स्मॉल और हाइड्रो है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मतलब हो गया कि जनरली वो बड़ा वाला ही है और जिसकी कैपेसिटी 25 से ज्यादा है। अब जैसे अगर आपने एक मूवी देखी होगी स्वदेश, उसमें क्या है ना, उसमें यह दिखाया गया है कि इंडिया में छोटे छोटे लेवल पर भी पहाड़ों पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को रोक सकते हैं, उस पानी को गिराकर टरबाइन को चला सकते हैं और उसके बेसिस पर हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। ऐसी काफी जगह हैं जो इंडिया में हैं जहां पर हम उसकी मदद से पावर जनरेशन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस इज द स्मॉल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। अब भाखड़ा नांगल है ना, आप नर्मदा, ये सब देखेंगे बड़े बड़े वाले, ये सारे के सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे आते हैं। दे हैव अ मैसिव पोटेंशियल फॉर पावर जनरेशन। तो वही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो टारगेट है वो SHEP का रखा गया था 5 गीगावाट में। कहने का सीधा मतलब है कि इस पूरे टारगेट में कहीं पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं रखा गया जो कि बड़ा वाला है। लेकिन यहां पर जब 500 गीगावाट की बात हो रही है तो अब हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, मैं कह देता हूं, अब यहां पर हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया तो सर इसका मतलब जो 500 गीगावाट पावर जनरेशन होने वाला है वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को भी इंक्लूड किया जाएगा डेफिनेटली। पर यहां पर सिर्फ SHEP को इंक्लूड किया गया था 22 के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को नहीं किया गया था। देखो ऐसा है, अभी हम तुमको निमाई मॉडल बताए हैं, सुनो बच्चा, कि हम तुमको बोले हैं कि LED बल्ब DC वाला भी होता है, LED बल्ब AC वाला भी होता है। तुमने तुरंत वही क्वेश्चन पूछ दिया, सर एज वी नो दैट LED बल्ब कंज्यूम लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ठीक तो है, तो कैन LED बल्ब भी रन बाय DC करंट? क्या नहीं रन होता है। सड़क के किनारे जो सोलर पावर से, जो बैटरी से जो सीधा DC करंट चल रहा है वो क्या है, जो LED बल्ब चल रहा है वो क्या है, वो बच्चा DC वाला ही है। ठीक है, आप मुझे बताइए आपकी बैटरी के अंदर जो बल्ब है वो DC वाला LED है या AC वाला? बस आप यही आंसर दे दीजिए, कहानी खत्म। नहीं पता तो मैं बता देता हूं DC वाला है। ओके, मैंने बता दिया DC वाला। अब सुनो, यहीं पर ना कुछ चीजें और आपको बतानी है, समझना जरा। ठीक है, समझना जरा। ठीक है, थोड़ा ऊपर चलते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में यहाँ पर 2-3 चीजें और हैं जो आपको समझनी है। क्या जाननी है? सुनो, ऐसा होता है कि यहीं पर कुछ और भी योजनाएं लाई गई, जैसे सैफरन रेवोल्यूशन है ना, गवर्नमेंट इनिशिएटिव कर रहे हैं ना सोलर एनर्जी से, जैसे सैफरन रेवोल्यूशन है। सैफरन रेवोल्यूशन क्यों लाया गया? सैफरन रेवोल्यूशन लाया गया इंडिया में सोलर एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए। तो सैफरन रेवोल्यूशन नाम कभी भी आता है तो याद रखना, इंडिया में सोलर एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए ही सैफरन रेवोल्यूशन को लाया गया है। ठीक है, इंडिया में सैफरन रेवोल्यूशन को लाया गया है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अगला यहीं पे आपको बता देता हूं, जरा समझो सैफरन रेवोल्यूशन के अलावा। ओके, देखो यहीं पर ना एक चीज और है, PM कुसुम योजना भी लाया गया है।
पीएम कुसुम योजना जो है इसके तहत सरकार ने ये बोला है कि भाई देखो ऐसा है, ठीक है, पीएम कुसुम योजना के तहत सरकार ने ये बोला है कि देखो ऐसा है कि हम लोग है ना सोलर वाटर पंप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और बात सही है, मिलियंस की संख्या में सोलर पावर पंप जो है वाटर पंप जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है जो लाया गया है। इसके अलावा सोलर चरखा मिशन लाया गया, बहुत सारी चीजें हैं, सुनते जाइएगा। सोलर चरखा मिशन लाया गया है, ठीक है। यहाँ सरकार जो है बहुत सारे सोलर पार्क बना रही है, और आपको पता होगा भादला डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र जो राजस्थान में है वो सबसे बड़ा है, वो भादला डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में। ये पूरी इंडिया का तो छोड़ो, पूरी दुनिया का है ना, ये राजस्थान में पूरी दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क है। सोलर पार्क उन जगहों पे बोलते हैं जहां पर मैसिव एरियाज पे हम लोग क्या करते हैं, मैसिव एरियाज पे हम लोग सोलर प्लांट लगाते हैं ना, और उसके हिसाब से बहुत बड़े एरियाज में पावर जनरेशन करते हैं। इसकी कैपेसिटी 2000 मेगावाट से भी ज्यादा है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये मत समझ जाना यहाँ के झूले वूले होंगे और बच्चों को घुमाने ले जाना, ये वो वाला पार्क नहीं है। इनको नाम लेकिन सोलर पार्क ही दिया गया। इसी तरह आपको बताऊं और भी सोलर पार्क हैं। सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो चाइना में है। इसी तरह फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। ओके, फ्लोटिंग सोलर प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, ठीक है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो होता है वो फ्लोट भी होते हैं वाटर बॉडीज में, और वाटर के लॉस को भी कम कर देते हैं, ठीक है। पानी के ऊपर रहेंगे, फ्लोट हो रहे होंगे, और वाटर का जो लॉस होगा इंटेंस सोलर हीटिंग में ना, वो कम हो जाएगा, ठीक है। इससे जो होगा, जो कैनाल वेनाल में, वो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग प्रिजर्व करेंगे। ओके एवरीवन, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट क्या होता है, एवरीबॉडी क्लियर? जो पानी में, यहाँ देखो ना डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पर आपको सारी चीजें मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। ये फायदा होता है डिजिटल बोर्ड का, ठीक है। अगर इंटरनेट आया तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ देखो, यहाँ ना मैं आपको फ्लोटिंग सोलर प्लांट दिखाता हूँ, FLOATING, फ्लोटिंग सोलर प्लांट। पता जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय लगा था, ठीक है। शुरुआत में देखो लिखा है, अ फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज गोइंग टू बी बिल्ड इन मध्य प्रदेश खांडवा, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट होगा जो 600 मेगावाट का पावर जनरेशन 22-23 तक करेगा। इस प्रोजेक्ट में लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्चा होने वाला है, जो ओमकारेश्वर डैम में बन रहा है नर्मदा नदी पर, ठीक है। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अभी फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो लगने की तैयारी चल रही है, ठीक है। अभी तो नहीं है ये, ठीक है। आपकी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने क्या दे दिया था पता है? उन्होंने कहा था कि जो ये गोवा है, गोवा में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट भारत का है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। गोवा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट बिल्ड, इसकी इस पे बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स के थ्रू लिए चलता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर पानी के ऊपर आपको फ्लोटिंग होते हुए आपको सोलर प्लांट दिख जाएंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है पता है? असल में क्या होता है, अगर आप किसी लैंड पर सोलर प्लांट लगाते हैं तो लैंड एरियाज में क्या होता है, आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि ऊपर जो सोलर पैनल होगा वो सन की लाइट को रोक देगा। तो नीचे पौधों को, प्लांट्स को अगर सन की लाइट नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, फूड प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। और इस तरह के जो वाटर बॉडीज हैं, जहां पर ना तो फिशरीज कर रहे हैं, जहां पे ना तो कोई और काम कर रहे हैं, जो बहुत सारे पानी बेकार वाले हैं, या फिर मान लो कोई नहरें हैं, कैनाल से, वहां के पानी को लॉस होने से गर्मी में रोकना है, ठीक है, तो वहां पर लगा देंगे। क्योंकि हमको पता भी, तुम बोलोगे सर मछली करना, तो अरे भाई तो वहां मछली मत करो ना, आप प्रायोरिटी देख लो, मछली पकड़ना है, सोलर पैनल लगाना है, तो जैसा जो होगा उस हिसाब से करिएगा। अब तुमको अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है बनानी है तो फ्लोटिंग मत लगाओ ना, हमको बनानी, हम कर लेंगे, बहुत सारे वाटर बॉडीज हैं, लॉसेस रोकता है। तो अब कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है, ठीक है, फाइन। ये भी चीज मैंने आपको समझा दी, ठीक है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट, फाइन। और सोलर पार्क आपको दिखाता हूं, तो मेरे ख्याल से पिक्चर से आपको जल्दी से समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। यहीं पर आपको ना सोलर पार्क दिखाता हूं, मैसिव एरियाज में आपको पूरा का पूरा, और कोशिश करता हूं भादला वाला ही दिखा देता हूं। भादला सोलर पार्क देखो कितने बड़े एरियाज में, देखो ये पूरा का पूरा भादला। और आपको पता है राजस्थान और गुजरात ही ऐसे स्टेट हैं
जहां पर सोलर की कैपेसिटी इंडिया में अच्छी खासी है। सोचो क्यों? इसलिए बच्चा, क्योंकि राजस्थान और गुजरात ये ऐसे स्टेट होते हैं जहां पर प्रोडक्टिविटी कम है, तो वहां पर सोलर पैनल या इस तरह की चीजों को लगाने से किसी भी तरह की प्रोडक्टिविटी के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये आपको देखो भादला में 2245 मेगावाट का सबसे बड़ा फोटोवोल्टाइक लगा है। देख लो पूरा का पूरा जो है अनफर्टाइल एरियाज है जहां प्रोडक्टिविटी नहीं है। ये राजस्थान के मैसिव एरियाज में इतना सारा सोलर प्लांट लगाया गया। अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर एक बात बताओ, है ना सर, एक बात बताओ कि ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या होता है। जरा मैं बताता हूँ ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या होता है। देखो ऐसा होता है कि ऑन ग्रिड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं और बनती है और ग्रिड में जाकर स्टोर होती है और फिर होते होते आपके घर तक आती है। इसको बोलते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। लेकिन ऑन ग्रिड सिस्टम में मैंने अभी बोला था इलेक्ट्रिसिटी बनती कहीं और है और यूज होने के लिए कहीं और आती है। इस पूरे मीडियम में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन जब होता है तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लॉस भी होता है। तो जब ट्रांसमिशन होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन लॉस भी होता है। तो इसी ट्रांसमिशन लॉस, लेकिन इतनी ज्यादा पावर जनरेशन होती है कि ट्रांसमिशन लॉस के बाद भी इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी होती है जो आपके घरों तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। ओके एवरीवन, तो यहाँ पर होता क्या है, कम से कम मान लो 20% इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लॉस के बाद भी इतनी ज्यादा होती है कोयले से कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी को घरों के अंदर ही, इवन इस स्टूडियो के अंदर जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है कोयले से ही आ रही है। कोयले से बनी हुई थर्मल पावर प्लांट है और जो हाई टेंशन वायर से होते होते पहुंच रही है इसमें भी करीब करीब 20% तक ट्रांसमिशन लॉसेस हैं। लगभग 20% तक ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यही दूसरी तरफ मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये तो हुआ ऑन ग्रिड। अब ये भादला डिस्ट्रिक्ट वाला जो 2245 गीगावाट है बच्चा, 2240 मेगावाट है, ये तो बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ना। इसको आप वहां से 100-200 किलोमीटर दूर ऑन ग्रिड सिस्टम से ले जा सकते हैं। लेकिन आपकी छत पर जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है सोलर पैनल से, वही घर के अंदर ला रहे हैं। इसमें किसी ग्रिड को जोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं ले जाकर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हल्के फुल्के बैटरी से स्टोर करके आप घर के अंदर यूज कर सकते हैं। इसको ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं। तो एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या है। ओके, ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड क्या है ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये मैंने कहा था आपको आगे बताऊंगा, मैंने अब आपको बता दिया है। ठीक है, एक बच्चे ने मेरे से और क्वेश्चन पूछा है कि सर ये बताओ कि व्हाई लार्ज हाइड्रो इज नॉट रिन्यूएबल। देखो ऐसा है, लार्ज हाइड्रो भी रिन्यूएबल है, लेकिन सरकार जो थी 2018 तक हाइड्रो को, लार्ज हाइड्रो को रिन्यूएबल में नहीं जोड़ती थी। रीजन मैं आपको बता देता हूं, कंसेप्चुअली चीजों को समझना है ना, ये चीज मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये सारे नाम आप याद रखोगे ना आपके पेपर है। जब एक और चीज यहाँ पे एक और बोल देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, सोलर ट्री भी जो आता है वो इसी के अंदर आता है। सोलर ट्री समझते हो? मैं आपको इसकी भी पिक्चर्स के थ्रू दिखाता हूं, क्योंकि पिक्चर से आपको चीजों ना बताना बहुत ही आसान हो जाता है। इधर देखो बच्चा, सोलर ट्री, ये देखो बहुत सारे पिक्चर आपको सोलर ट्री के दिख जाएंगे। इनमें से किसी भी एक पिक्चर को मैं क्लिक करके आपको समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये एक सोलर ट्री है जो आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है। इस सोलर ट्री में ये समझाने की कोशिश की गई है, CSIR CMRI ने मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री बनाया। एक अच्छे खासे एरियाज में, जैसे मान लो लोहे की एक रॉड है और उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं जो आप देख सकते हैं। इन ब्रांचेस में आपको बहुत सारे सोलर पैनल एक अरेंजमेंट में लगे हुए हैं और नीचे एक पावरफुल बैटरी होगी जो कहीं ना कहीं चार्ज हो रही होगी। और यहाँ पर आप एक पूरे अरेंजमेंट में पूरा सोलर पैनल लगाकर पूरा अच्छा खासा पावर जनरेशन नीचे कर रहे हैं। यह है आपका क्या, यह है आपका सोलर ट्री। ठीक है, तो CSIR और CMRI ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बुक जरूर पढ़िएगा, बुक में आपको ये सारी चीजें लिखी गई हैं। यही पर लगे हाथों आपको कुछ चीजें और बता दूं, जरा समझो। ठीक है, ये चीजें समय के साथ बदलती रहती हैं। कल को फ्लोटिंग सोलर प्लांट कोई बड़ा है, कल परसों कोई और हो जाएगा, है ना। फ्लोटिंग सोलर प्लांट मतलब ये चीजें आपको हमेशा लास्ट मोमेंट एग्जाम में जाते समय यू मस्ट हैव टू सी अपडेशंस, क्योंकि वहां पे अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, चीज ध्यान रखिएगा। और आगे आपको लिए चलते हैं, ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। इधर देखो, मैं आपको बता रहा, सोलर ट्री आई थिंक यू डन। ये सारी चीजें लिखते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स में। किसी एक को बहुत ज्यादा लपेटे में मत ले जाना, खींचना नहीं, उसमें काफी टाइम चला जाएगा। इससे अच्छा है कि सबको थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स तो जरूर लिख देना, ताकि एग्जामिनर को यह पता चल जाए कि यू हैव अ प्लेंटी ऑफ नॉलेज, कि वो कम से कम मार्क्स आपको अच्छे दे। ओके, वो आपको मार्क्स जो है वो अच्छे दे। यही पर कुछ चीजें और आपको जरा समझाता हूँ, समझना। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर रिन्यूएबल एनर्जी को 2018 के बाद क्या क्या, आपको बताऊं। रिन्यूएबल एनर्जी को के अंदर इन्होंने हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट को जोड़ दिया और 2018 के पहले रिन्यूएबल एनर्जी में
सिर्फ ये SHEP को काउंट करते थे, HEP को नहीं करते थे, ठीक है। और उसके पीछे एक कारण भी बता देता हूं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी पहले सिर्फ 2 से 3% ही थी पावर जनरेशन में, और हाइड्रोलिक पावर प्लांट 14% था। तो हाइड्रो इतना ज्यादा था कि अगर हम पूरा रिन्यूएबल को 16% बोलेंगे तो बाकी दिखता नहीं था, इतना कम था। इसीलिए रिन्यूएबल को अलग और हाइड्रो को अलग छापता था न्यूज, ये इकोनॉमिक सर्वे। बाद में क्या हुआ 2018 के बाद, ये देखो 18 के बाद हाइड्रोलिटिक को रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जोड़ दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने पूछा मनदीप, मैंने आपका आंसर दे दिया है और मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। मैंने आपको ये लॉजिक भी समझा दिया, इसके पीछे क्या है पूरा का पूरा रीजन। ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया इसके पीछे क्या है पूरा का पूरा रीजन। ओके, आगे आपको लिए चलते हैं, जरा देखो, ठीक है। अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको अभी और करेंगे, जिसका नाम है सोलर टैरिफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां पर अच्छा खासा क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, ठीक है, सोलर टैरिफ। और आपको पता है कोविड के टाइम में क्या हुआ था, जिनके घरों में सोलर पैनल लगे थे उनके यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो माइनस में भी आया था, है ना। इंटरेस्टिंग, उनके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो माइनस में भी आया था। तो ये चीज भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि उन्होंने नेट मीटरिंग का फायदा लिया था, ओके। और वैसे भी आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट आए इलेक्ट्रिसिटी का पर यूनिट रेट नहीं कम करेगी, किसी भी सूरत में नहीं कम करेगी, क्योंकि हर सरकार को भी चाहिए होता है पैसा, ठीक है। चलिए, और वो भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फेज मैनर में आपको देते हैं, एक छोटे लेवल पर आपको कंसेशन, फिर उसके हिसाब से रेट अलग होता है, उसके हिसाब से रेट अलग होता है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, ठीक है। स्टेट टू स्टेट जो होता है वो वेरी करता है। अब यहीं पर हम लोग आगे बात करेंगे सोलर टैरिफ के बारे में। और सोलर टैरिफ को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले जाना होगा एक छोटी सी हेडिंग में, कोल टैरिफ क्या होता है। क्योंकि कोल टैरिफ से आसानी से आप समझ जाओगे कि भैया सोलर टैरिफ क्या होता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आपको पता है अगर आप सोलर टैरिफ का रेट देखेंगे और कोल टैरिफ का रेट देखेंगे तो आपको सोलर टैरिफ काफी सस्ता मिलेगा। आज अगर आप सोलर टैरिफ का रेट देखिए तो आपको सोलर टैरिफ का रेट कितना है आपको दिखाता हूं। सोलर टैरिफ का रेट कितना चल रहा है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये देखो, आज सोलर टैरिफ जो है मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी टैरिफ हिट्स न्यू लॉ, ये नहीं है, आपको दिखाता हूं मैं। सोलर टैरिफ का जो रेट है वो काफी कम है, ठीक है। फिलहाल बच्चों ने देखा था, वो रिसेंट नहीं दे रहा है, 2 डेज है ना, रेट टुडे देखो, आपको बताऊं करीब करीब 2 रुपए कुछ पैसे है टुडे, करीब 2 रुपए कुछ पैसे होगा, ठीक है। ये देखो, फॉर दिस टेंडर गोनल हैज द टेंडरिंग अथॉरिटी एंड द विनिंग टैरिफ इज ₹2.29 है ना, रुपीज पर kWh, ठीक है। द लेटेस्ट यूटिलिटी स्केल सोलर टेंडर कंक्लूडेड इन मार्च इतना, फॉर दिस टेंडर वाज द टेंडरिंग अथॉरिटी एंड द विनिंग L1 टैरिफ डिस्कवर्ड दिसंबर, मतलब जो भी है, ये देखो 2 रुपए 3 रुपए के बीच रहता है। तो सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, यानी सोलर एनर्जी काफी सस्ता है डेफिनेटली, लेकिन अवेलेबल भी हो आपके लिए, अभी अवेलेबिलिटी कम है। लेकिन आगे वाले भविष्य में अगर बात करें तो लोग जागरूक हो रहे हैं और इसकी तरफ जा रहे हैं, तो सोलर टैरिफ वगैरह की तरफ जा रहे हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे आफ्टर ब्रेक जब बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग को एक बात भी करनी है, हाउ सोलर टैरिफ इज चीपर देन कोल टैरिफ, ठीक है, इस पे भी बात कर रही है। और इसके बाद अगर आपका खत्म होगा सोलर एनर्जी का टॉपिक, और उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ मिसलेनियस एनर्जी सोर्सेज, वो आपको ब्रेक के बाद मिलेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, आप लंच कीजिए, उसके बाद फिर मिलते हैं 1 घंटे के बाद। थैंक यू।